पर आपने बहुत कम उम्र में बड़े-बड़े कवियों के साथ में स्टेज शेयर किया है। मैंने सबसे पहली कविता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत लिखी। पर आज के ज़माने में जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो एक कवि के सिर्फ 25,000 फॉलोअर होते हैं। देखिए, भीड़ तो कौरवों के साथ थी, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई ना। फिर क्यों हर बात पे पॉलिटिक्स और धर्म मिक्स हो जाता है, जाति और धर्म मिक्स हो जाता है? मिक्स नहीं होता, वो तो मिक्स है ही। आप उसको अलग नहीं कर सकते। चोर सिर्फ चोर होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो आप नहीं बनना चाहते इलेक्शन लड़के पीएम या सीएम कोई? हर व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं बना है। स्टैंड अप कॉमेडी में किसी ने भी अगर किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो जेल में चले जाते हैं आजकल। व्यंग करने का अधिकार है आपको, गाली देने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी भी तो देसी है, यहीं जन्म लिया, यहीं बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सब कवि उनको पप्पू पप्पू करके बार बार बुलाते नहीं, रहते हम हैं। तो पप्पू कभी कहते नहीं, और हम हमारे लिए तो हमारे तो हास्य के देवता हैं। आसमानों से आंसू तक बह गई जिंदगी। मेरे जीवन की श्रेष्ठ कविता है। 2-3 साल पहले कार से एक्सीडेंट हुआ। क्या कलम एक क्रांति ला सकती है? यानी एक पेन में इतनी ताकत है कि वो आग लगा सकती है? आप मेरी बात समझ गए हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे ही एक कवि हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टेज के ऊपर में संचालन भी किया है और आग भी लगाई है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश से आए हैं शशिकांत जी यादव। वेलकम सर। नमस्कार आपने बहुत कम उम्र में शुरू की है, लगभग शायद 13 साल की उम्र में। जी। उस उम्र में लोग ट्विंकल ट्विंकल गाते हैं और आपने कविताएं सुनाई है। नहीं तो बस अंतर इतना है कि जो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल गाते हैं, लेकिन जो हिंदी विद्यालय में पढ़ते हैं वो चंदा मामा दूर के गाते हैं। तो वैसे ही गाते गाते कविता आ गई। पर आपने बहुत कम उम्र में बड़े बड़े कवियों के साथ में स्टेज शेयर किया है। हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बाल कवि के रूप में मंच पर आया। मैंने सबसे पहली कविता श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत लिखी थी। इंदिरा जी की हत्या ने मुझे अंदर से ज्वलित किया था। फिर मैंने हिंदी बचाओ आंदोलन के लिए कविताएं लिखी। तो बाल सभाएं होती थी सरकारी विद्यालयों में, तो वहां से कविता की यात्रा शुरू हुई। और फिर 7 बड़े कवियों का मिल गया और बचपन से मंच शेयर करने का मौका मिला। ऐसा ये हजारों में एक आधी व्यक्ति को मिलता है, तो वो मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे मिला, इसलिए मेरी यात्रा लंबी हो गई। नहीं, कई बार ऐसा होता है जब हम बचपन में कुछ अच्छा सा गाना गाते हैं तो बहुत तारीफें मिलती हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ तारीफ कर रहा है ताकि हमें प्रोत्साहित हो सके। तो शायद उसी प्रोत्साहन ने आपको यहाँ तक खींच लिया। नहीं, तारीफ तो नहीं मिलती थी, डांट ज्यादा मिलती थी हम लोगों को। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे हो गया, ये कैसा होना चाहिए। अच्छा। एक प्रोसेस थी, कविता के क्षेत्र में तो थी पहले, आजकल हाँ। तो नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल तो लोग पैदाइशी बड़े होते हैं। हाँ। हमारे यहाँ, हमारे युग में बड़े होने के लिए डांट खानी पड़ती थी। ऐसा कहते हैं ना कि जो पत्थर छेनियों की मार सहना मना कर देते हैं, वो कभी मूर्ति नहीं बन पाते। सत्य तो वचन। यदि आपको मूर्ति बनना है तो छेनियों की हथौड़ी की मार सहना पड़ेगी। और हम उन सौभाग्यशाली युग में रहे कि जिसमें हमें कई हथौड़ियां मिली, कई छेनियां मिली, जिन्होंने हमको तराश के आज यहाँ तक पहुंचाया। तो आज जो कुछ अच्छा है हमारे पास, वो सब उन बड़े लोगों की देन है। उनकी डांट, उनकी फटकार, उनका प्रोत्साहन। वो डांट और फटकार में भी एक इनडायरेक्टली प्रोत्साहन ही था, क्या बात। लेकिन झूठी तारीफ नहीं थी, बस ये अच्छी बात थी। तो कौन सा पहला छंद जो है, या आपने जब इंदिरा गांधी पे लिखा था उसकी सिर्फ 2 लाइन एक बार बता दे, तो क्या ऐसा झंझोड़ दिया उस उम्र में आपको? इंदिरा गांधी की हत्या पे तो मैंने जो कविता लिखी थी उसमें छंद तो था नहीं, वो तो एक कविता थी जिसको अतुकांत कविता कहते हैं। उसकी तो पंक्ति भी अब मुझे याद नहीं है। मैंने छंद लिखना तो 90 से शुरू किया। अच्छा। उसके पहले मैं कविताएं लिखता था। उस समय लिखता था कि दिल्ली उत्तर देना होगा जो भी तुझसे करूं सवाल, हाँ। मेहनत कश क्यों भूखा नंगा, चोर उचक के माला माल। तो, इस तरह की कविताएं लिखते थे। तो आपने दिल्ली वालों को चोर कहा, माला माल बना दिया, हाँ, किसी ने कुछ किया नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, कवियों की बात सुनी जाती है, नेता भी सुनते हो, ताली बजाते हैं। कवि की, कविता की यही कारीगरी है कि जिसके खिलाफ पड़ी जाती है वो भी ताली बजाता है। तो धीमे धीमे जब आप बचपन से धीमे धीमे इस तरह से बात करते हुए निकले और जवान हुए, फिर भी कविताएं शुरू हुई, चलती रही। चलती रही। हाँ, तो हमारी उम्र में तो जब हम 20-21 के थे और शायरी लिखते थे तो कहते या तो इसका दिल टूटा है या ये बहुत ज्यादा गहरे प्रेम में है, इसीलिए या तो वो कवि बन जाता है और शायर बन जाता है। कुछ ऐसा आपका तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हो पाया इसलिए क्योंकि बचपन से संघ के स्वयंसेवक थे और राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा था। और हमारे जीवन काल को जो समय मिला वो सब आंदोलन का मिला।
थोड़े से समझदार हुए तो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़ गए। और जो व्यक्ति राम से जुड़ जाता है तो फिर उसको काम से कहाँ जुड़ने का अवसर मिलता है। सही बात तो है ये आपकी। कह सकते हैं कि हमारे जीवन में राम जल्दी आ गए। हाँ, इस वजह से आप कामिनी की तरफ नहीं बढ़े। हाँ, बड़े तो सही, बच्चे भी हुए 3, वो तो हाँ। कोई गमले में हुए नहीं है। लेकिन वो सेकेंडरी पोजीशन। बिल्कुल। तो आपने राम भूमि पे इतना काम किया, राम के ऊपर इतना बात लिखा है। क्या है उस आंदोलन के अंदर में जो इस तरीके से आप खींचे चले गए? देखिए, एक सतत पिछले 500 वर्षों का जो संघर्ष था और जिस युग में 87, 88, 89 में जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था माननीय अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में, संतों के नेतृत्व में, पूज्य संतों के नेतृत्व में। मैं उस समय एबीवीपी में काम करता था, लेकिन मुझे संघ की योजना से बहुत जल्दी विश्व हिंदू परिषद में काम करने का अवसर मिला, बड़े लोगों के साथ। मेरी उम्र नहीं थी उतनी, लेकिन चूंकि मेरे पास वाक कटुता थी, प्रस्तुति थी, कविता थी, उसके कारण मुझे पूज्य साध्वी ऋतंबरा जी के चरणों में रहकर काम करने का अवसर मिला। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज के चरणों में काम करने का अवसर मिला। अशोक जी का मार्गदर्शन मिला। आचार्य गिरिराज किशोर जी के साथ काम करने का अवसर मिला। क्या बात है। उमा शंकर जी शर्मा सरी के बड़े लोगों के साथ, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। तो हम लोग जुड़ गए जल्दी से। आंदोलन थे, गांव गांव, ढानी ढानी, चौक चौराहे पे लोगों को जागृत करते थे। और ये हम ही लोग थे जिन्होंने 87 में कह दिया था, हमारे कवि ने, निर्भय हाथरसी जी ने, कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम धाम से, से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। ये आपकी मैंने तो, सुनी हुई है तो बहुत। इसीलिए कविता में कहते हैं, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि शब्द ब्रह्म होता है, जो लिखा जाता है वो घटता है। विश्वास तो हमको भी नहीं होता था 22 साल तक काम करने के बाद भी कि हम कभी मंदिर बना पाएंगे, लेकिन देखिए मंदिर बना, और जब 22वें मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो लगा कि नहीं, शब्द ब्रह्म होता है। जवानी के इतने अमूल्य समय आपने राम मंदिर को दिया, आपने आंदोलन को दिया, आपने कविताओं को दिया। पिताजी ने कुछ कहा नहीं कभी? खूब कहा। शुरू में तो पिताजी बहुत नाराज होते थे कि क्या काम पकड़ा है, कहाँ जाते हो, कुछ बन जाओ जीवन में, लफंगों का काम है ये हाँ। सब। उनको लगता था कि कवि बनना मतलब झोला टांग के घूमेगा बाद में। उनको ये थोड़ी मालूम था कि बाद में चार्टर प्लेन में भी उड़ेंगे कवि। तो वो भी भोले भाले थे और हम भी भोले थे। हमको भी पता नहीं था कि कभी हमारा ये शौक हमारा प्रोफेशन बन जाएगा और ये जन जागरण का जो माध्यम है, ये जीवन को एक नई दिशा देगा। बनना तो हम भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनना चाहते थे, और बचपन से मैं तो शिक्षक बनना चाहता था। मेरी इच्छा थी, बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का बच्चों को, लेकिन बच्चों को तो नहीं पढ़ाया, अब उनके बापों को पढ़ा रहा हूँ। पर आपने कोशिश तो की थी पढ़ाने की। हाँ, 1 साल पढ़ाया मैंने बहुत शौक से। एक फर्स्ट मेरी जो नौकरी थी वो एज ए लेक्चरर थी, कंप्यूटर साइंस, और मेरा विषय भी कंप्यूटर था। मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, हिंदी मेरी आज भी कमजोर है, भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। कविता की व्याकरण भी मुझे कम ही आती है, लेकिन कविता अच्छी आती है। तो कभी किसी ने टोका नहीं, किसी ने कहा नहीं कि यहाँ ये छंद बराबर नहीं है, टेक्निकली ये रॉन्ग है आपकी कविताओं में? हमने टेक्निक से कभी ना लिखा, ना टेक्निक के लिए लिखा। हमारी जो कविता का उद्देश्य आज भी जो है वो है जन जागरण, समाज का जागरण, समाज के संस्कारों की पुनर्स्थापना। जो हमारे संस्कार, हमारे जो सामाजिक संस्कारों में जो गिरावट आ रही है वो कैसे रुके, हम उसकी चिंता में खपने वाले लोग हैं। हमने इस बात की चिंता नहीं करी अपने काव्य कौशल में कि कभी हमारी जीवनी भी छपेगी हिंदी साहित्य में। 2 तरह के लोग होते हैं, एक एकेडमिक लोग होते हैं, एक नॉन एकेडमिक लोग होते हैं। एकेडमिक लोगों की किताबें पढ़ी जाती है और हमारी सुनी जाती है, बस इतना अंतर है। लेकिन चूंकि हमारा भाव शुरू से जन जागरण का था, समाज जागरण का था, और रास्ता भी हमको वैसा ही मिला। आपकी इन बातों से 2 सवाल मेरे दिमाग में इसमें चल रहा है। एक तो पिताजी की बात है और एक यंगस्टर्स के बारे में जिसकी जागरण की बात आप कर रहे हैं। तो पहले मैं पिताजी का लेता हूँ। पिताजी ने फिर रोकने की तो कोशिश की होगी बहुत बार कि ये झोला छाप कहाँ जा रहा है। देखिए, लेकिन आपने उसको कैसे टैकल किया पहले? हमारा खानदानी धंधा गाड़ी घोड़े का था, ट्रेवल्स का, ट्रांसपोर्टर्स का। तो मेरे पिताजी का अंतिम लक्ष्य ये था कि मैं अच्छा ड्राइवर बनूं। वो अपनी मिशन में नाकामयाब रहे। हाँ। और मैंने बचपन से तय कर रखा था कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन ड्राइवर ही नहीं करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे मंच पर भी ड्राइवर ही मिलेगी।
आपकी संचालन एक ड्राइवर की तरह ही चल रहा है इस समय। आज भी मैं एक संचालक की भूमिका में जब कभी-कभी पिताजी को याद करता हूँ, मेरे पिताजी बहुत सालों तक मुझे कुछ नहीं मानते थे। हालाँकि वो तो आखिरी तक कुछ नहीं मानते थे, लेकिन जब थोड़ा बहुत नाम हुआ तो फिर उनको लगा कि नहीं, छोरा सही दिशा में जा रहा है। हर पिता को अपना बेटा कपूत ही लगता है जब तक वो कुछ साबित ना करे। और वो अच्छा है, लगते रहना चाहिए, ताकि बेटा मेहनत करता है। जिन बापों को ये लगने लगता है कि हमारा बेटा बहुत कामयाब हो गया है, हाँ, वही बच्चे आगे चल के फिर दिक्कत निराश होता है, करते हैं। निराश करते हैं। लेकिन जब पिता आप पे कम भरोसा करते हैं, तो बेटा इस बात का प्रयास करता रहता है कि पिता का विश्वास कैसे बढ़े। बिल्कुल। दूसरे सवाल पे आता हूँ जो उस बातों में रह गया था। जिस जागरण की आप कोशिश कर रहे हैं, जन जागरण की बात कर रहे हैं, वो युवाओं में होनी चाहिए, पर युवाओं तो प्रेम रस में फंसा पड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का युवा बहुत समझदार है। केवल प्रेम में नहीं है वो देश प्रेम में भी उतना ही है जितना प्रेम में है। हमारी दृष्टि थोड़ी-सी ऐसी, समाज में हमने एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन तय कर रखा है कि युवा बेकार हैं, युवा ये नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आज आप देखो, ये देश जो है युवाओं के कारण ही चल रहा है। और मोदी जी आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो सर्वाधिक जो फोकस किए हुए हैं, वो युवाओं पे किए हुए हैं। हमारे जीवन का भी अनुभव ये है कि हम जब ट्रेन में चलते हैं, तो जो हमारे इस समय जो नए टीटी भर्ती हुए हैं, पहले हम जिस युग में हम कवि सम्मेलन में आए थे, तो हम 50 रुपए देके रिजर्वेशन में बैठ जाते थे। आज हमारा जो नौजवान टीटी, वो पैसा नहीं लेता है। वो कहता है, सर मैं आपकी रसीद बनाऊंगा, डिफरेंस सीट दूंगा आपको, लेकिन डिफरेंस की रसीद बना के दूंगा। और जब हम उसको 140 रुपए की रसीद के लिए 200 रुपए का नोट देते हैं ना, तो वो 60 रुपए वापिस करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा युवा ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत तो हर युग में रहा ही। भगवान राम के युग में भी कुछ युवा तो भटके हुए थे ही सी। हर व्यक्ति तो राम नहीं हो पाया ना। राम तो खैर कोई नहीं हो पाएगा। लेकिन इस समय सर्वाधिक जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बस उसको स्वीकार करके थोड़ा सा उसका प्रोत्साहन की आवश्यकता है। वो समाज को सभी समय पर करना चाहिए। इसी युवान के अंदर में आप कवि सम्मेलन के अंदर में जगह जगह पे गए हैं, देश विदेश में, लाल किले पे आपने कवि सम्मेलन किए हैं। लेकिन अब जो नया जमाना है, जो यंगस्टर्स मानता है, वो ओपन माइक का है। वहां पे स्टैंड अप कॉमेडियन का बहुत बड़ा दबदबा चला पड़ा है। आपको क्या लगता है, कवि सम्मेलन अब आउटडेटेड ना हो जाए? नहीं, कविता शाश्वत चीज है। कविता इस सृष्टि के आधार में व्याप्त है। कविता सृजन को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। और सृजन कभी भी निरुद्देश्य, निरर्थक नहीं हो पाता है। जैसे कि बच्चे का जन्म लेना एक शाश्वत सत्य है। सृष्टि अगर चलानी है तो बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। सब लोग सन्यासी हो जाएंगे और सब लोग वैराग्य धारण कर लेंगे, उससे सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि कैसे चलेगी? सृजन से चलेगी। जब दो नौजवान युवान आपस में विवाह के बंधन में बंध के जब एक नई संतान को जन्म देंगे, तब इस समाज की प्रस्फुटन होगा, समाज की स्थापना होगी। वैसे ही समाज में संस्कारों का प्रस्फुटन अगर कहीं से होगा तो वो कविता से होगा। इसलिए ये सब चुनौतियां तो पिछले 100 वर्षों की जो वाचिक परंपरा है, जो मंच की कविता है, जो इसको 100वां वर्ष चल रहा है, तो इन 100 वर्षों में कई उतार चढ़ाव आए। दूरदर्शन आया तो लोगों ने कहा आप कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे। फिर मीडिया आया, चैनल बहुत सारे हुए, 100 चैनल, 200 चैनल हुए, उस पर कविताएं आने लगी, बहुत सारे कार्यक्रम कविताओं के शुरू हुए, तो लोगों ने कहा कि कवि सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे, अब कविता सुनने कौन आएगा घर से निकल के। फिर सोशल मीडिया आया, तो लोगों ने कहा अब तो यूट्यूब पे लोग सुन लेंगे, अब कवियों को सुनने कौन आएगा। फिर ये ओपन माइक आ गया। ओपन माइक में भी कुछ युवा जो वल्गर उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने आप नकारे जा रहे हैं, उनको नकार दिया समाज ने। लेकिन उसमें ओपन माइक में भी आप कभी-कभी, मैं किसी युवा को, आप सरी के युवा को जब अच्छी कविता पढ़ते हुए देखता हूँ, तो मैं वहीं से उसको संपर्क करके उसको कवि सम्मेलन के मंच पे बुलाता हूँ। तो आपने कल भी जो सूरत में कार्यक्रम हुआ, उसमें आपने जो भीड़ देखी, कॉमर्स, क्या था वो संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारे एलिट क्लास के लोग थे, सारे अरबपति, खरबपति, लखपति लोग थे। उनके घर में सारे मनोरंजन के साधन व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होंगे, लेकिन वो सारा ऐश्वर्य छोड़ के हम 5-6 कवियों को सुनने के लिए 3.5-4 घंटे तक बैठे रहे। बिल्कुल, ये केवल कविता का जादू है। इसलिए कविता कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगी, और जिस दिन कविता अप्रासंगिक हो जाएगी, उस दिन मानवता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और व्यक्तिगत जितने भी हमारे जीवन की प्रक्रिया है, उसका अगर कोई मूलाधार है तो वो कविता है। जो अभी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, वो भी एक कविता है।
जो आप सुबह पूजा करी होगी, आपने यहाँ से स्टूडियो में आने के पहले आपने भगवान की पूजा की होगी, तो जो 2 मंत्र बोले होंगे, जो आपको याद होंगे, चाहे गायत्री मंत्र बोला हो, नमोकार महामंत्र बोला हो, वो भी कविता है। किसी ने लिखी है रामचरितमानस पहले। कविता है, गीता कविता है, वेद कविता है, पुराण कविता है। तो कविता से विलग जाओगे कहाँ? और कविता से अगर विलग चले गए तो फिर आप मानव कहाँ रहोगे? आप तो जानवर हो जाओगे। इसीलिए नीरज जी ने लिखा है हमारे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात है, क्या बात है। फिर ये जो ओपन माइक में अभी जो वल्गैरिटी चल रही है उसको भी लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आजकल रोस्ट होना एक फैशन है। आप कवि पे हास्य करते हैं, वो हास्य नहीं, वो रोस्ट करते हैं और उसे फैशन माना जाता है, उसे एक ट्रेंड माना जाता है। इससे लड़ने का भी तो एक मौका आपको मिलना चाहिए। इससे लड़ने का मौका और इससे लड़ने का तरीका केवल वो है जो कल आपने देखा, चमत्कार, शब्द का चमत्कार, जो वहीं से बात उठा के वहीं बोलना और लोगों को हंसाना। देखिए, एक बारीक सा अंतर है हास्य और हास्यास्पद में। तो जो हास्य होता है वो शाश्वत होता है, वो चिर निरंतर काल तक स्थायी होता है। जैसे शरद जोशी जी ने लिखा कि सरकार हर समस्या के खिलाफ ठोस कदम उठाती है, लेकिन कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। इसमें ठहाका आया ना? बिल्कुल। ये 40 साल पहले लिखी गई बात है, लेकिन आज आप हंस रहे हैं। और आज के बाद 40 साल बाद जब आपकी जगह कोई बैठ के इसको पूछेगा और कोई मेरे सरे का कवि बताएगा, तब भी लोग हंसेंगे। लेकिन जो वल्गरिटी जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, अगर उनका कोई एक सेंटेंस आपको याद हो तो आप मुझे इस कैमरे पे सुना के बताओ। वो आपको याद नहीं होगा। हो सकता है उस समय आपके मन में गुदगुदी हुई भी होगी, लेकिन गुदगुदी के साथ जो घृणा का भाव आया होगा कि नहीं, ये गंदे आए, ये वल्गर है। और अगर आपको ये वल्गर लगा है तो निश्चित रूप से उसकी यात्रा बहुत जल्दी नहीं, वो जल्दी से सृष्टि में क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो स्थायी नहीं रहेगा। पर आज के ज़माने में जब हम कंपैरिज़न करते हैं, तो एक कवि के सिर्फ़ 25,000 फॉलोवर होते हैं और दूसरे जहाँ पे इस तरीके से वल्गर कहा जाता है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स निकल के आते हैं। उसको शेयर किया जाता है, उसे बाँटा जाता है, उसे कमेंट किया जाता है, उसके ऊपर में अच्छा-बुरा सब कुछ निकल के आता है। देखिए, भीड़ तो कौरवों के साथ थी, लेकिन जीत तो पांडवों की हुई ना। तो इसको इस ढंग से भी लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, फॉलोअर्स कोई बढ़ाने के लिए कुछ कपड़े उतारने लगेगा, इसका मतलब ये है कि जो संस्कारवान लोग हैं वो अपनी लड़ाई बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो इस बात से उत्साहित हैं कि जब कल मैं कविता पढ़ के हॉल से बाहर निकला तो एक 22-23 साल की बिटिया इतनी बड़ी मेरे पास आई और उसने कहा कि सर, आपको सुन के मुझे कवि सम्मेलन से प्यार हो गया। आपको बिल्कुल। लगा मैंने जो कल लाख 1.5 लाख रुपया लिया, उससे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए वो था जो उस बिटिया ने मुझे कहा कि सर, मुझे आपको सुन के कविता से प्यार हो गया, कवि सम्मेलन से प्यार हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हमारे लिए उपलब्धि, हम इन चीजों से इंस्पायर होते हैं, हम उन चीजों से निराश नहीं होते जिन चीजों को आप चिंता के रूप में ले रहे हैं। इन्हें केवल आप ओवरलुक करना शुरू कर दीजिए, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कलम से क्रांति आती है, सभी लोग कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, हमने शुरुआत में ही उसे शुरू किया था। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है जिसमें आपके कलम से लिखी गई बात बहुत क्रांति क्रिएट कर चुकी है और आपको उस जीवन में बहुत महत्व दे चुका है? हाँ, हमने हिंदी बचाओ आंदोलन के खिलाफ कविताएं लिखी तो हमारा हिंदी का आंदोलन बढ़ा हुआ, हिंदी बची और हिंदी का आज जो कुछ जलवा पूरे देश में है। हमने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की बात की तो लोगों ने कहा कि कभी मंदिर बनेगा क्या? आप देखो, मंदिर बना। हमने धारा 370 के खिलाफ इस देश में नया जन जागरण खड़ा किया। हमने कहा था कि धारा 370 हटेगी और उस पर हम कविता पढ़ते थे, धारा 370 हटी। हम अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत का संकल्प हमारा है। हम कहते हैं कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, हाँ। धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जी शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। और लाहौर, कराची, ढाका, पिंडी जरा धीरे धरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। तो आज वो समय भी बहुत निकट दिख ही रहा है और ऐसा नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ है कि आने वाला समय में हो सकता है कल आप सो के उठो तो आपको ये सूचना मिले कि अब हमारा हो चुका है। आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी आपकी बातों के अंदर में झलक लगता है कि आप एक पार्टी की तरफ की बात कर रहे हैं।
नहीं, हमारा तो विचार शाश्वत है, पार्टी हमारे विचार से सहमत है, ये उसका लुकआउट है। हम तो देखो देश की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय धर्म की बात कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय धर्म का जो समर्थन करेंगे वो पार्टी के समकक्ष तो हमारी विचारधारा दिखेगी। पर आपकी व्यक्तित्व में, आपकी भाषा में, आपकी कविता में नरेंद्र मोदी को बहुत बेहतर बताया जाता है। तो ऐसे भी इसलिए लोग हैं यहाँ पे हाँ, जिनको मिर्ची लगती है। देखिए नरेंद्र मोदी जी को बेहतर बताना हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी अपने जीवन के 3 दशक करीब-करीब पूरे करने जा रहे होंगे। 1947 को ये देश आजाद हुआ। धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ। इस शाश्वत सत्य को कौन नकार सकता है? बिल्कुल। ये ऐतिहासिक सत्य है कि लोगों ने कहा कि ये दोनों धर्म के लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। जिन लोगों ने इस देश की आजादी की तय करी, उन लोगों ने तय किया था कि 2 धर्म के लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तो बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर। उपलब्धि क्या है आज? पाकिस्तान में रहने वाला अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है, और हिंदुस्तान में रहने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पूजा रहा है। ये नरेंद्र मोदी और हमारी विचारधारा की उपलब्धि है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी इस विचार से विलग अपनी बात करेंगे, उस दिन वो हमारे विरोधी हो जाएंगे। और चूंकि जब हम एक ही पाठशाला से निकले, वही 1 घंटे की संस्कार की पाठशाला से वो भी निकले, उसी 1 घंटे की संस्कार की पाठशाला से हम भी निकले, तो जब एक ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं तो एक दूसरे का समर्थन तो करना ही पड़ेगा। पॉलिटिक्स के अंदर में आप इतने रुचि रखते हैं, तो आप नहीं बनना चाहते इलेक्शन लड़के पीएम या सीएम कोई? मेरा ऐसा मानना है कि मुझे उससे बड़ा काम दिया है प्रकृति ने, विधाता ने, ईश्वर ने, प्रारब्ध ने। हर व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं बना है, हर व्यक्ति साहित्य के लिए नहीं बना है, हर व्यक्ति व्यापार के लिए नहीं बना है, हर व्यक्ति धर्म के लिए, धार्मिक मार्गदर्शन के लिए नहीं बना है। हम जब सृष्टि में पैदा होते हैं तो हमारी कार्यक्षेत्र तय करके भगवान हमको धरती पर भेजता है, उसको लोग समझ कम पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको राजनीति से बड़ा काम मिला है। विधायक होना, सांसद होना, मंत्री होना बहुत छोटी बात है, लेकिन कवि होना बहुत बड़ी बात है। विधायक 5 साल बाद पूर्व हो जाता है, कवि 5 साल बाद अभूतपूर्व हो जाता है और 500 साल बाद पूज्य हो जाता है। आज बाबा तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो उन्हें मस्जिद में सोना पड़ा था। उनकी तो उस समय के कालखंड में उनकी कविता स्वीकार नहीं की गई थी। आज उस रामचरितमानस का जलवा ये है कि वो 24 घंटे सृष्टि में गाई जाती है। जब हमारे यहाँ सूर्य डूबता है और हम सो जाते हैं, तब अमेरिका में सूर्य उगता है, तो वहां किसी हमारे सनातनी परिवार में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इन चौपाइयों का वाचन होता है। तो कविता का कार्यक्षेत्र कितना बड़ा है। तो आप बताइए, नेता होना बड़ा है कि कवि होना बड़ा है? कल आपने देखा कवि 5 ऊपर बैठे थे, कितने लोग नीचे बैठे थे, नेता लोग। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिसको जो काम मिले उसने वो काम पूरी शिद्दत से करना चाहिए। और फिर एक उदाहरण मैं अपने जीवन में अपने नई पीढ़ी के लोगों को भी देता हूं कि कविता के साथ और कवि के साथ राजनीति कभी भी न्याय नहीं कर सकती। हम नरेंद्र मोदी जी या किसी भी विचारधारा के कितना ही यशगान गाएं, वो हमारे साथ न्याय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम उनकी पहली गलती पे टोकेंगे, उसी दिन हम उनको बुरे लगने लग जाएंगे और वो हमें टोकना पड़ेगा। जैसे हमने महंगाई के खिलाफ कविता लिखी है, हमने मोदी जी के खिलाफ भी कविता लिखी है। कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नौन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया। सारी दुनिया ने उंगली उठाई आप पे, तो आपने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। कैसी योजना बनाई, बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी, गरीब को मिटा दिया। तो ये कविता व्यवस्था के खिलाफ है। जो प्रधानमंत्री रहेगा वो मोदी जी रहे, इंदिरा गांधी जी रहे, राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव रहे या सरदार मनमोहन सिंह रहे, हम तो उनके खिलाफ बोलते हैं। तो ये जिम्मेदारी आपको कई बार मुसीबत में नहीं डाल देती है? देखिए, कवि अगर हैं आप अंदर से, तो मुसीबत से तो ये तो विचार हमारे मन में कभी आते हैं। ये आपने पूछा तब मेरा ध्यान जाता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है स्टैंड अप कॉमेडी में, किसी ने भी किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ अभद्र निकल गया या कुछ गलत निकल गया, तो जेल में चले जाते हैं आजकल। मैंने फिर आपसे कहा, हास्य और हास्यास्पद में अंतर है, व्यंग और गाली में अंतर है। व्यंग करने का अधिकार है आपको, गाली देने का अधिकार नहीं है किसी को भी।
और जो स्टैंड अप कॉमेडियन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इनको जेल में नहीं डालना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का वो आचरण अभिव्यक्त करते हैं उनको जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको गोली मारना चाहिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका। हाँ। क्योंकि आप अभद्रता कर रहे हैं समाज में, आप गालियां दे रहे हैं। हम इंदिरा जी के हत्या से जन्मे कवि हैं, लेकिन जीवन भर इंदिरा जी के खिलाफ कविताएं लिखी हैं, कांग्रेस के खिलाफ कविता लिखी, और कांग्रेस के लोग ताली बजाते थे। क्यों? क्यों? हम अव्यवस्था के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उस बोलने की में भी एक गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक शेर अभी आपको सुना रहा था कि वही बात है कि कौन सी बात यहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या बात है। आपके पास सलीका होना चाहिए कहने का। आपको कैसे जेल हो सकती है अगर सलीका है तो? पर ये तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये उनके संस्कारहीन होने का प्रमाण पत्र है जिसको उन्होंने ओढ़ लिया है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती तो फिर वो अंदर नहीं होते। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे। आज मैं आपके कैमरे के सामने कोई बात कह रहा हूं, लेकिन मेरी एक मर्यादा है कहने की, मेरी एक लक्ष्मण रेखा है कहने की। हमारे कविता में हमारे कवियों ने, हमारे बड़े कवि, बड़े शायर नवाज देवबंदी साहब ने लिखा है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी ही अच्छी है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी है। क्या बात है। अगर इन चीजों का कवि, शायर, स्टैंड अप कॉमेडियन पालन करेंगे तो आपको लगता है कोई किसी को जेल में डालेगा? क्या अभी पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें आई, तो हम शुरुआत से पॉलिटिक्स पे जाते हैं, एक एक सब्जेक्ट को लेते हुए। 1947 की आपने बात की, ऐसी क्या गलतियां उसने उस समय हुई जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं? सबसे बड़ी गलती तो बंटवारा था, और अगर बंटवारा हुआ था तो फिर वो ईमानदारी से होना चाहिए था, पूर्ण रूप से होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसमें जो दोगलापन हुआ, उसमें जो गलती हुई, जिसके कारण हमारे महापुरुष आज तक गाली खा रहे हैं। गाली देने वाले गलत नहीं है, गलत कहने वाले गलत नहीं है, लेकिन ये आज अलग बात है कि हम उनको इसलिए गलत नहीं कह सकते कि पूर्वज तो हमारे ही है, काम तो उन्होंने किया ही है। काम तो उन्होंने किया ही, लेकिन बंटवारा अगर ईमानदारी से किया होता तो ये पाप जो आज हम भुगत रहे हैं ये नहीं भुगतना पड़ता। उसके बाद भी उस पाप को छुपाने के लिए जो पाप हुए वो बहुत महंगे पड़ रहे हैं इस देश को। तुष्टिकरण के नाम पर इस देश में अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त सब कुछ दे देना और बहुसंख्यकों को हमेशा पीछे रखना, ये दोगलापन जब राजनीति करती है तो फिर विद्रोह पैदा होता है। फिर वो विद्रोह कविता में अभिव्यक्त होता है और जनता ताली बजाती है। आपको लगता है उस समय 1947 में अगर सारे मुसलमान यहाँ से वहां चले गए होते तो आज ये देश का नक्शा कुछ अलग होता है, स्थिति कुछ अलग होती? बिल्कुल, अगर ईमानदारी से एक एक व्यक्ति उधर गया होता और उधर का व्यक्ति इधर आया होता, हिंदू, और ईमानदारी से अगर जैसा इन्होंने तय किया था हमारे बुजुर्गों ने, अगर वो अपनी ईमानदारी से उस पॉइंट पर रहते तो आज कम से कम ना तो उनको तकलीफ होती ना हमको तकलीफ होती। वहां 33% हिंदू था, आज 3% हिंदू नहीं बचा। हमारे यहाँ 3%, 4-5% जो भी छूट गए थे, हाँ। आज वो 55% हो गए। 55? फिर ये आंकड़ा कहाँ से आया? 22-25 तक तो सुना था। मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, 22% तो टोटलिटी में, लेकिन हाँ। उनका तो बढ़ गया ना। यस, उनका तो 4 गुना बढ़ चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है। वो तो 4 बीबी 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो हम दो हमारे दो, और अब तो शहर का बच्चा एक ही अच्छा। और आपकी पीढ़ी में तो बच्चे शादी करने के बाद कहते हैं कि बच्चों की क्या जरूरत है। तो अभी जो आंकड़ा आया आपने देखा कि नहीं, 15% मुसलमान बढ़ गया, 6% हिंदू का कम हो गया। ये कैसे हो रहा है? तो ये उन्हीं दोगलेपन, जो दोगली नीतियां बनी पिछले दौरान, और जो एक समाज में एक अपने प्रेस्क्रिप्शन, एक जो माइंडसेट क्रिएट किया षड्यंत्र पूर्वक, उसी के तो दुष्परिणाम है जो समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी ये मुसलमानों को इस देश से निकल जाना चाहिए? निकले ना ही भले, लेकिन सुधर जाना चाहिए। निकालना तो मेरी सीमा में नहीं है, मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। हाँ। लेकिन सुधारना मेरे कार्य क्षेत्र में है, और मेरी अपेक्षा उनसे निकलने की बजाय सुधरने की ज्यादा है। हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान का मुसलमान सुधर जाए, ये ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और किस एंगल से आप उन्हें सुधरना चाहिए, ये आपके बात रखी जाए तो? उनको इस एंगल से सुधरना चाहिए कि जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश की हवा में
लोकतंत्र का जीवन जीते हैं, जिस देश को वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को ईमानदारी के साथ अगर जीते हैं, तो उस देश के कानून को भी मानना चाहिए। अगर ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा तो फिर ये देश शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। जब उनका हित होता है तो वो कहते हैं हम शरीयत के हिसाब से काम करेंगे, जब देश का हित होता है तो बोले कि हम देश के हिसाब से काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में रहने वाले हर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सबको, सिख मैंने इसलिए नहीं बोला कि सिख तो हिंदू माँ का बड़ा बेटा है, सिख को हम हिंदू से अलग नहीं मानते, जैन भी हमारे भाई बहन, लेकिन जो भी इस देश में रहता है, जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, उनको इस देश के संविधान को अगर हम सर्वोपरि मानते हैं तो फिर हमारा सबसे बड़ा कार्य। तो मुसलमानों का अगर आप देश दुनिया भर में देखें तो उनका तो सिस्टम ही है कि जहां वो बहुमत में आए कानून ही बदल देते हैं। आज अमेरिका, यूके के अंदर में आप देखें बहुत से मेयर्स, बहुत से अलग क्षेत्र के अंदर में जो निकल के आ रहे हैं सारे मुसलमान हैं। अब तो वहां पे कुछ स्कूलों के अंदर में शरिया पढ़ाना कंपलसरी किया गया है। आप देखिए अगर अमेरिका के अंदर में एक मिशन चल पड़ा है कि अब उनकी सरकार उनके प्रतिनिधित्व अंदर जा रहे हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं और धीमे-धीमे उनका टारगेट है कि यहाँ पे पूरा मुस्लिम देश बनाया दिया जाए, पूरे यूरोप को बनाया जाए, अमेरिका को बनाया जाए और फिर हिंदुस्तान को भी बनाया जाए। ये तो उनका नियम है, उनके ग्रंथों में लिखा है। नहीं तो उनके ग्रंथों में लिखा होगा, लेकिन हमारे ग्रंथों में भी कुछ लिखा है और हमारे भी ग्रंथ इतने निरर्थक नहीं है। अगर मुसलमान ही और मुस्लिम ही राष्ट्र दुनिया में सबसे होते तो फिर ये मुसलमान आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जो मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं क्या? वहाँ मारा कुटी, वहाँ पे हत्याएं नहीं हो रही है क्या? वहाँ सब शांतिपूर्वक चल रहा है? वहाँ क्या राम राज्य है क्या? तो दो ही जातियां हैं, दो ही चीजें हैं, एक धर्म और एक अधर्म, एक राष्ट्रवाद है और एक राष्ट्र विरोधी। जो लोग इस वृत्ति से चाहे अमेरिका में काम कर रहे हो, चाहे यूके में काम कर रहे हो, चाहे भारत में करना चाहते हो, आखिरी में सत्य सनातन धर्म ही रहेगा जो सबके सुख की, सबके कल्याण की बात करता है। जो केवल स्वयं के कल्याण की बात करेंगे वो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लामियत हो। जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो आज नरेंद्र मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, कोई लीडर ऐसा नहीं है कि जो उन्हें बराबर का टक्कर दे सके। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण केवल एक है, नरेंद्र मोदी जी की एक लक्ष्य को साध के मेहनत करना। वो संघ के प्रचारक रहे हैं, आज भी प्रचारक हैं वो। उन्होंने अपने व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन तक का त्याग किया है इस देश के लिए, समाज के लिए। और मैं तो मंच पर हास्य विनोद में लोगों को बताता भी हूँ, जो मैंने खुद उनके बारे में क्रिएट किया है, कि आप पहली बात बताइए कि हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री है, इतने प्रधानमंत्री हुए अभी तक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पहला प्रधानमंत्री है जो 2014 से, जिस दिन से उनको काम पे लगाया है, उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने काम से एक भी घंटे की छुट्टी नहीं ली। वो चाहते तो वो भी 15 दिन की छुट्टी लेके हिल स्टेशन पे जा सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं गए। ये तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ ना। आप बताइए उनकी टक्कर का कोई दूसरा नेता जो अपने काम में इतने साल से लगा हो। जिनके पास सरकारें नहीं है, जो सरकारें बनाना चाहते हैं वो भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। जो सरकार में है वो इतनी मेहनत कर रहा है कि 1 घंटे की छुट्टी नहीं लेते हैं। वो पहला प्रधानमंत्री है जो चंद्रशेखर आजाद के ड्राइवर से सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर से मिलने जाता है मुसलमान, जो 108 वर्ष के हैं, कलकत्ता में उनके पैर छूता है जाके। पहला प्रधानमंत्री है जो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली झाबुआ भाभरा मध्य प्रदेश में जाके उनकी कुटिया को प्रणाम करता है। पहला प्रधानमंत्री है जो स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन में 2 आजन्म कारावास भोगे इस देश की आजादी के लिए, उस कुटिया में जाके ध्यान लगाता है। पहला प्रधानमंत्री है जो इस देश के अमर शहीदों की पुनर्स्थापना के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टेचू बना के पूरी दुनिया को बताता है कि इस देश में एक लौह पुरुष ऐसा भी पैदा हुआ था। कि आज लोग मकबरे पे जाने के बजाय पूरी दुनिया के लोग, मेरा 12 साल का बेटा मुझसे कहता है कि मुझे स्टेचू देखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये स्थापना वो व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति राष्ट्रवाद, वो व्यक्ति संस्कार के लिए काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से उनके सामने अगर आपको आगे आना है तो उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देखो, मैं आपको एक, आपकी दृष्टि गई कि नहीं गई, पहला प्रधानमंत्री है जो परीक्षा के पहले हमारे छोटे छोटे बच्चों से बात करता है।
बिल्कुल। इस साल 28,08,000 और 8,000 और कुछ ज्यादा बच्चों से बात की। पिछले साल उन्होंने बात की, मेरी बेटी 12वीं पास करके निकली, उसका नंबर लगा, उससे बात की उन्होंने। वरना इस देश में 10 साल तक ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जो एक ही बच्चे से बात करते थे। और वो बच्चा इतना प्रतिभाशाली था कि उसको यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। तो आप किसी की भी आलोचना करने के पहले या किसी की भी करने के पहले उनके, आज मुझे अगर आपको मुझसे आगे निकलना है तो आपको मेरी प्रतिभा को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना, उसका तो एक ही तरीका है। अब कोई करता ही नहीं है मेहनत तो वो तो है ही फिर। तो केवल ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की मेहनत थोड़ी है, 75 साल हुए हैं और भी लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत काम किया है, राजीव गांधी ने काम किया है, तो अब सिर्फ नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्या उन्होंने वो बेस तैयार नहीं किए? काम तो पंडित नेहरू ने भी किया है। पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी लोग इस देश के प्रधान बने हैं, सबने काम किया। उनके काम को कोई नकार नहीं रहा है और उनके काम को नकारना भी नहीं चाहिए। आधार भी बनाने वाले लोग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो बन के मिलता है उसको जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक्सपांशन दिया है, वैसा कोई चमत्कार पैदा अन्य प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, इसलिए वो ज्यादा। राजीव गांधी जब कंप्यूटर क्रांति लाए तो उनकी तारीफ होती है ना। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनवाया सेना को आगे करके, तो इंदिरा गांधी जी को हम सम्मान के साथ याद करते हैं ना। पीवी नरसिम्हा राव जी ने आर्थिक क्षेत्र में जो नए नवाचार किया और इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल कर इस देश को निकाला, तो उनकी प्रतिभा को तो प्रणाम करते हैं ना। पंडित नेहरू की कार्यशैली में जो कुछ भी जो उन्होंने जो अच्छे निर्णय किए तो उनको तो रेखांकित किया जाता है ना। लेकिन जब अच्छे के साथ साथ जो गलतियां करी उनको भी रेखांकित किया जाएगा इतिहास में। मोदी जी का भी जब मूल्यांकन होगा, जब आज से 100 साल बाद मोदी जी पे चर्चा होगी, तो मोदी जी ने भी जो जीवन में गलतियां करी उन पे भी लोग चर्चा करेंगे, इसमें क्या बुराई की बात। लेकिन मोदी जी ने उसको जो एक्सपांशन दिया है वो अपने आप में अद्वितीय है। और नेहरू जी की जब आप बात कर रहे हो तो मेरे को थोड़ा सा इस बारे में पूछना था आपसे, नेहरू जी के ऐसे कौन से ब्लंडर लगता है, पॉलिटिकल ब्लंडर है या स्ट्रैटेजिकल ब्लंडर है जो उन्होंने किए जिसका भुगतान आज भी हम करते हैं? मुझे तो सबसे बड़ी जो ब्लंडर मिस्टेक ये लगती है कि उनका हार्डवेयर तो भारतीय था लेकिन उनका सॉफ्टवेयर हमेशा विदेशी रहा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, शायद आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आएंगे इसके ऊपर में। तो वो जो सॉफ्टवेयर जो विदेशी था ना, उसने जितने भी काम किए उसके कारण आज नेहरू जी सरी के व्यक्ति को ये सब कुछ सुनना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी के संग एक ही बात बहुत अच्छी है कि उनका हार्डवेयर भी देशी है और उनका सॉफ्टवेयर भी देशी है, और वो अपने देसीपन से इस देश को आगे ले जा रहे हैं। और देखिए, ये देश देसीपन से ही आगे बढ़ेगा। ये देश भाव में जीता है, इस देश के भाव को जागृत कर दीजिए, देश अपने आप उठ के दौड़ने लगेगा। राहुल गांधी भी तो देसी है, यहीं जन्म लिया, यहीं बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सब कभी उनको पप्पू पप्पू करके बार बार बुलाते नहीं, रहते हम हैं। तो पप्पू कभी कहते नहीं, और हम हमारे तो हास्य के देवता हैं वो। हमारी तो रोजी रोटी का साधन है, हम तो उनको कभी नहीं कहते। लेकिन वो खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं, वो खुद ही ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिसके कारण उनको आलोचना का शिकार होना पड़ता है। आप ये बताइए, अभी मैं तो अभी ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उन्होंने अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में पूछा कि ये क्या है, भारत माता की जय लगाते हैं, कौन है भारत माता? अब मैं आपसे भी पूछता हूँ कि ये स्टेटमेंट किसी भी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के सबसे जिम्मेदार नेता के मुंह से अगर राजनीति 10,000 की भीड़ में निकलता है तो ये क्या उनकी उपलब्धि माना जाएगा? इससे आपको कहां से लगता है कि उनका वो देश के हैं और देश के बारे में सोचते हैं? देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता है तो भारतीयों से बात करता है, और नेता प्रतिपक्ष अमेरिका में जाता है तो क्या बोलता है कि हिंदुस्तान में सिख पगड़ी पहन के गुरुद्वारे नहीं जा पा रहे हैं। ये सच है। पर ये ऐसा वो कहते होंगे तो कुछ तो आधार उनके पास होगा ना। तो आधार बताएं ना, झूठ कहते हैं ना, इसीलिए तो उनका विरोध होता है। आधार बताएं। हिंदुस्तान में कौन सा हमारा सिख भाई हमारे गुरु का बंदा पगड़ी, हमारे यहाँ गुरु की पगड़ी हमारे यहाँ मान सम्मान स्वाभिमान का विषय है। हम गुरु परंपरा का अनुसरण करने वाले लोग हैं। हमने कहा है कि सिख हिंदू से अलग नहीं, हमारी माँ का बड़ा बेटा है, जिसको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया है। 5 ककार धारण करके उसने गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करके इस देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सरदार ने पगड़ी बांधी है। और फिर
उनको इतिहास देखना चाहिए। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके से सिखों का संहार हुआ है, उनके पीछे कौन लोग थे। जब वो सिखों के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देंगे तो फिर ये बात निकल के आएगी, फिर जब ये बात निकल कर आएगी तो फिर वो दूर तक जाएगी। इसलिए कम से कम उनको जो कुछ भी कोई भी हो, मैं तो उनको नहीं कह रहा हूँ, किसी भी नेता को बोलना चाहिए तो सोच विचार के बोलना चाहिए। तो ये जो संहार हुआ था, क्या आपको लगता है इसी वजह से ये खालिस्तानी मूवमेंट का जन्म हुआ है? खालिस्तानी मूवमेंट के को राजनीति ने जब हवा दी तब श्रीमती इंदिरा गांधी सरी के ऊर्जावान नेता की हत्या हुई इस देश में। अगर राजनीति वो पाप नहीं करती तो श्रीमती इंदिरा गांधी ऐसे मारी नहीं जाती। श्रीमती इंदिरा गांधी का मरना इस देश के लिए बड़ा नुकसान है। लेकिन उनकी वजह से जो गलती हुई है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने वो गलत काम किया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनका मरना एक नुकसान है। गलती के कारण अगर एक बढ़िया आदमी हमारे बीच से चला गया जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, तो नुकसान तो है ही ना। तो वही पीढ़ी से तो आए हैं राहुल गांधी, फिर वो क्यों नहीं इस तरीके से? उनका एक दशांश भी आ जाता तो राहुल गांधी आज पप्पू नहीं होते। इंदिरा गांधी का एक दशांश भी अगर वो आत्मसात कर लेते तो वो कुछ भी होते, लेकिन इस देश में पप्पू नहीं होते। तो आपको क्या लगता है, क्या तकलीफ है आपकी? मैंने एक हास्य वाक्य सुना था कि या तो उनका बल्ब खराब है या स्विच खराब है। क्या खराब है उनके हिसाब से आपके? उनका सब कुछ खराब है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी सर। उनको राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप तो राजनीति में जा सकते थे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे से राजनीति नहीं होगी, इसलिए मैं राजनीति में नहीं जाता हूँ। राजनीति के लिए मैं सहयोगी एलिमेंट हो सकता हूँ, लेकिन मैं राजनेता नहीं हो सकता। ये मुझे पता है, इसलिए मैं प्रयास नहीं करता हूँ। उन्हीं के काफी नेता बोलते हैं कि दिस इज नॉट हिज फर्स्ट इंटरेस्ट। अगर वो उनकी पार्टी में स्वीकार्य होते तो ऐसी स्थिति होती क्या, ये बताइए। नरेंद्र मोदी इसलिए सिरमौर है कि वो उनकी पार्टी में स्वीकार्य है। आज मैं आपके यहाँ सूरत में आके बात कर रहा हूँ, कविता सुना रहा हूँ, ताली बजा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं देवास में स्वीकार्य हूँ। जब आप आपके घर में स्वीकार्य नहीं है तो आपको बाहर के लोग सम्मान कैसे देंगे? बाहर उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है जो घर में सम्मान के योग्य होता है। क्या बात। इस चीज से आगे बढ़ते हुए कि भाई ये है, तो कांग्रेस का भविष्य क्या सच में ऐसा है या फिर कभी भी उसका भी कोई उद्धार कर सकता है? क्या ऐसे नेता है कांग्रेस में? कांग्रेस में एक से एक प्रतिभावान नेता है, समझदार नेता है, राजनीति को समझने वाले नेता हैं। इसी कांग्रेस में से तो पीवी नरसिम्हा राव निकल कर आए थे ना, जिन्होंने इस देश को संभाला था बड़ी विकट स्थिति में। इसी कांग्रेस में तो प्रणब मुखर्जी सरी का विद्वान राजनेता था ना। इसी कांग्रेस में से तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरी का अर्थशास्त्री निकला था ना। तो ऐसे तो हजारों लोग हैं, लेकिन जब उन प्रतिभाशाली लोगों को पीछे करके आप किसी को जबरदस्ती नेता बनाएंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर उस समय पे नेहरू जी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो क्या किसी और पार्टी की फिर जरूरत पड़ती? क्या बीजेपी की जरूरत पड़ती या किसी विपक्ष की जरूरत? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल प्रश्न है, लेकिन आज तो हमको ऐसा लगता है। क्या होता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तो जब ऐसी स्थितियां देखते हैं तो सबको ये लगता है कि अगर पहला प्रधानमंत्री इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कम से कम इतनी विकट स्थिति देश की नहीं होती है। आप केवल एक बात मुझे बताइए कि पूरी देश की रियासतों को करने का काम मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और एक जम्मू कश्मीर को काम मिला था नेहरू जी को। बस आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, पूरे देश की रियासतें एक हैं। लोकतंत्र में विश्वास उन्होंने अभिव्यक्त किया, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर अपना राजपाट, अपना ऐश्वर्य सब देश को समर्पित करके वो देश की मुख्य धारा से जुड़ गए, और जम्मू कश्मीर का दंश हम पे भी भुगत रहे हैं। अभी हमारे कितनी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, ये क्या है? मुझे एक चीज बताइएगा कि धर्म, जाति, व्यवस्थाएं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो मानसिकताएं चली आ रही है धर्म को लेके, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या हो, उसका पॉलिटिक्स के क्या लेना देना है? फिर क्यों हर बात पे पॉलिटिक्स और धर्म मिक्स हो जाता है, जाति और धर्म मिक्स हो जाता है? मिक्स नहीं होता, वो तो मिक्स है ही, आप उसको अलग नहीं कर सकते। ये तो बुद्धिजीवियों के द्वारा इजाद किया गया प्रोपेगेंडा है कि मिक्स हो जाते हैं, मिक्स ही है। शशिकांत यादव
सनातनी है और शशिकांत यादव कवि है और शशिकांत यादव राजनीति में है, तो उसके अंदर कवि भी है, राजनीति भी है और धर्म भी है। आप एक व्यक्ति को धर्म से विलग करके नहीं खड़ा कर सकते, भले ही वो किसी भी पार्टी की राजनीति करता हो। ये सब इस देश में कुछ प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है, कुछ शब्द इस देश में आदतों में डाले गए हैं, उनके कारण इन लोगों ने इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र किया है। जैसे एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, मुझे बताइए इस शब्द का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्ष होना मतलब धर्म से विलग होना, अलग होना, यही अर्थ है ना। निरपेक्ष होना मतलब अलग होना, या तो अलग होना या फिर समानता से देखना, दो नहीं, अलग मतलब। समानता से देखना नहीं, उसको बोलते हैं समभाव, वो अलग विषय है। निरपेक्ष होना मतलब अलग होना। आपका धर्म क्या है, मुझसे प्रश्न पूछना, बिल्कुल। मेरा धर्म क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर देना। ये अभी इस परिधि में बैठे हुए कार्य क्षेत्र का धर्म है। अब मैं निरपेक्ष हो जाऊं, मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप निरपेक्ष हो जाओ, आप प्रश्न नहीं करोगे, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। ये कितना बड़ा दोगलापन है, धर्मनिरपेक्षता कितना बड़ा दोगलापन है। और धर्मनिरपेक्षता मतलब क्या है मालूम है? तुष्टीकरण। अगर आप अल्पसंख्यकों का भला करोगे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो, और बहुसंख्यकों के खिलाफ काम करोगे तो आप धर्मनिरपेक्ष हो। और अगर आप अल्पसंख्यकों का भला करते करते अगर बहुसंख्यकों का भी भला करोगे तो आप सांप्रदायिक हो। ये दोगलापन कैसे चलेगा, ये दोहरापन कैसे चलेगा? होना ये चाहिए कि समभाव, और इसी का आधुनिकीकरण करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो कितनी बढ़िया बात है। बात तो बढ़िया है पर होती नहीं है ना। हो रही है, कैसे नहीं हो रही है? मुसलमानों को लगता है उनका कोई विकास लगने से क्या होता है? विकास नहीं हो रहा तो फिर जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? 80 करोड़ लोग इस देश में सरकारी अनाज का उपयोग कर रहे हैं जो फ्री में मिल रहा है, तो वो कोई धर्म देख के दिया जा रहा है कि जाति देख के दिया जा रहा है? ईमानदारी की बात तो ये है, इस सच को कोई कहना नहीं चाहता है, पूरी सृष्टि में दो जातियां हैं बस, एक गरीब और एक अमीर, एक दाता एक ग्राह्यता। तो बाकी सब लेकिन ये जो कुछ भी बाकी जो सब कुछ चल रहा है, ये सब वोटों की राजनीति है, तुष्टीकरण है, और इसी के खिलाफ आज ये अच्छी बात है कि लोग मुखर हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीबों को मकान मिल रहा है। मैं देवास में जिस कार्य क्षेत्र में काम करता हूँ, मुझे वार्ड क्रमांक 6 का प्रभारी बनाया था पार्टी ने। वो नौसराबाद कॉलोनी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप मेरे साथ चलो, 800 से ज्यादा मकान बने हैं प्रधानमंत्री, जिसमें नरेंद्र मोदी जी का बोर्ड लगा है। फिर वो मुसलमान, और आपको आश्चर्य होगा कि 800 में से कम 750 मकान हमारे मुस्लिम भाइयों के हैं। तो फिर वो वोट क्यों नहीं देते? ये तो उनकी बेईमानी है कि वो वोट नहीं देते हैं, इसके लिए वो थोड़ी जिम्मेदार है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, लेकिन आप अगर वोट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको मिसगाइड किया जा रहा है। इस देश में यही तो हुआ। इस देश का मुसलमान बेईमान होना नहीं चाहता है, लेकिन इस देश की राजनीति उन्हें ईमानदार होने नहीं दे रही है, तुष्टीकरण। लेकिन अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। अब उनके समाज में भी पढ़े लिखे बच्चे जब आते हैं राजनीति में और समाज में, तो वो भी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, महिलाएं सोच रही हैं। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी को 3 तलाक से क्या दिक्कत थी? उसके घर में कुछ आना नहीं था। उनके घर में कुछ आना था क्या? कौन बेवजह ये बुराई मोल लेता? लेकिन उस व्यक्ति ने इनिशिएटिव लिया, और महिलाओं का जो वो उत्पीड़न था, क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं या महिलाओं की तरक्की की बात करते हैं, तो हम केवल ये नहीं, मुस्लिम महिलाओं की, हिंदू महिलाओं की, पारसी महिलाओं की, ईसाई महिला सिर्फ महिला है। ऐसे हम लोग कविता में जब कोई बात कहते हैं तो हमारा इशारा कोई धर्म जाति से थोड़ी होता है, हम तो एक सार्वभौमिक बात कहते हैं। 3 तलाक का विषय जब उठाया, और 3 तलाक के खिलाफ उन्होंने निर्णय लिया, लोकसभा राज्यसभा ने पारित किया, तो महिला उत्पीड़न के से निवृत्ति का ही तो एक माध्यम बना ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बना, लेकिन ये अलग बात है कि अब वही अंतर है ना कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले लोग हैं, वो अपने सामाजिक सुधारों को आत्मसात करते हैं, और जो कट्टरता से केवल मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा,
वो लोग किसी भी सुधार को आत्मसात नहीं करते, इसलिए विकृतियां पैदा होती हैं। क्या हिंदू धर्म में सती प्रथा नहीं थी क्या? थी, बिल्कुल आज थी। बाल विवाह था। आज है? नहीं है। हिंदू समाज में, सनातन समाज में बाल विवाह था कि नहीं था? बिल्कुल था। आज है? आज कोई बच्चों की शादियां हो रही हैं? हमारे यहाँ कभी विधवा विवाह की परंपरा थी क्या? नहीं थी। आज हम, हमारी बेटियां अगर जवानी की उम्र में विधवा हो जाती हैं तो हमारे यहाँ, मेरे तो जानने वाले कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी बहुओं की शादी, अभी हमारे हाथ से कवि स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी का एक युवा बेटा शांत हो गया था। अभी हमारी प्रदीप जी के जाने के बाद हमारी भाभी जी ने उस बहू की शादी करके अपने कन्यादान किया है। तो आज हमने अपनी परंपराओं में, वो तो खालिस ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव लिया। तो ये जब सुधार हमारे यहाँ होता चला गया तो हम आधुनिक होते चले गए। वहां सुधार नहीं हो रहा। मोदी जी ने यही तो कहा कि एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। क्या गलत कहा? गलत हुआ नहीं है तो ये लोग उस तरफ जाते क्यों नहीं है? क्यों इतना जा कन्वर्जन रहे कर हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं और जाना ही पड़ेगा। अंतिम सत्य यह है कि जाना ही पड़ेगा उस क्षेत्र में, और जो लोग जा रहे हैं वो सब समझ रहे हैं, और इसीलिए ये लोग कमजोर हो रहे हैं। जो उनके भरोसे थे या उनका तुष्टिकरण करते थे या उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि इनके बच्चे पढ़े नहीं, केवल उनके हाथ में पत्थर रहे। तो मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता, पार्टी। और ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं में से निकले हुए, बिल्कुल, जो उन्हीं को नहीं आगे बढ़ने दे रहे। उन्हीं ने पोषित किए हैं और दुख भी उन्हीं को दे रहे हैं। अब वो बिन लादेन को पैदा करने वाले देश कौन था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बिन लादेन ने किनको दिक्कत दी? उन्हीं को दी ना, जिनने पैदा किया। आज जितने बड़े आतंकवादी पैदा करता है पाकिस्तान, आज उन्हीं को दिक्कत हो रही है ना, भारत को तो नहीं हो रही है। भारत तो आज भी सक्षम है, खड़ा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, 3री बनने की प्रक्रिया में है। उनकी क्या स्थिति है? छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे, तुम मालिक नहीं हो, वहां सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई, एटम से अकड़े हो, बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो, दोगले पड़ोसी बने, भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर, देखो आज आटा मांगने को मजबूर हो। क्या बात है! कवि से आगे कहीं नहीं पहुंचे। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इतना बढ़िया संस्मरण है मेरे पास। डॉक्टर राहत इंदौरी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े शायर हुए, हमारे इंदौर से थे, लेकिन वो मूलतः तो देवास के थे। उनका जन्म देवास में हुआ, उनकी शिक्षा देवास में हुई, उनकी शादी देवास में हुई, उनके बच्चों की शादी देवास में हुई, उनकी माताजी देवास की थी। अगर देवास नहीं होता तो डॉक्टर राहत इंदौरी होते ही नहीं। और मेरे तो बड़े भाई थे, मुझ पर बड़ा उनका प्रेम था, अनुग्रह था, मुझे बहुत लाड़ करते थे। एक बार वो पाकिस्तान गए थे, 20-22 साल पुरानी घटना है। 19-20 दिन वो पाकिस्तान के मुशायरों में गए थे, तो वहां से लौटे तो मुझे एक कवि सम्मेलन में मिले सीहोर में। तो मैंने जिज्ञासावश पूछा, मैं भी छोटा था, 20 साल पहले, मेरी भी उम्र आधी थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला भाई साहब आप पाकिस्तान गए थे? बोले हाँ। मैंने कहा कितने दिन रहे? तो बोले यार 19 प्रोग्राम किए, 22 दिन रहा। 22 दिन रहे? बोले हाँ। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, अपन यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग कविता पढ़ते हैं तो जनता ताली बजाती है। तो बोले हाँ। मैंने कहा वहां की जनता आखिर अपने बारे में क्या सोचती है, भारत के बारे में? तो राहत इंदौरी साहब ने मुझे एक शेर सुनाया कि मैंने एक शेर लिखा है लौटते समय प्लेन में, वो तेरे को सुनाता हूँ कि की थी बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, आजकल लोग कराची में कहते हैं अपना हिंदुस्तान अच्छा था। क्या बात है! 20 साल पहले ये बात थी। 20-22 साल हो गए, और यकीन मानिए मनीष भाई, मुझे उनकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब होता है। अब कैसे होता है? जैसे ही हमारे यहाँ हम चांद पे गए, हमने अचीवमेंट प्राप्त किया, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। हम कोई भी अचीवमेंट जब प्राप्त करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा पाकिस्तान की वो जो यूट्यूबर्स हैं, आप सरी के जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया को लीड कर रहे हैं, वो सर्वे करते हैं ना। हाँ, फिर जेल भी तो जाते हैं। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा नेता है, नरेंद्र मोदी देश को अच्छा चला है। 80% पाकिस्तान की जनता ये मानती है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। तो फिर राहुल गांधी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। और बचे हुए 20% बोल रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए। अब ये स्वीकार्यता है कि नहीं? ये काम की स्वीकार्यता है। आप मेरे साथ उत्तर प्रदेश चलो, मैंने तो उत्तर प्रदेश
पहले भी देखा और अभी भी देख रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के खालिस ईमानदार राष्ट्रवादी, या ये कहूंगी खालिस मुसलमान से आप जाके पूछ लो कि आपको योगी का शासन कैसा लग रहा है, वो तो हिंदुत्व की बात करने वाला लोग आदमी है ना। लेकिन हिंदुत्व की बात करने का मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार नहीं है। लेकिन हमारी राजनीति ने हमेशा, मैं तो संघ का स्वयंसेवक रहा बचपन से, 5 साल की उम्र से शाखा में जा रहा हूं, हमारे संघ में कभी ये नहीं सिखाया गया कि हम इस्लाम के विरोधी हैं। नहीं, हम मानवता के समर्थक हैं, हिंदुत्व के समर्थक हैं, राष्ट्र के समर्थक हैं। राष्ट्रवाद हमारी धारा है। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होता, उसमें केवल भारतीय होता है। तो क्यों मुसलमानों में आज भी संघ की तरफ, मुसलमान लोग संघ में आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते। संघ ने बड़े बड़े मुस्लिम चिंतक विचारक दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहला मंत्रिमंडल बनाया था, उसका जो पहला मंत्री बना था वो सिकंदर बख्त था। और संघ के थे? संघ के थे कि नहीं थे, लेकिन जो बनाने वाला तो व्यक्ति संघ का था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रचारक था, जिसने पहला मंत्री बनाया सिकंदर बख्त। हमारा नेता था आरिफ बेग भोपाल का। और आज भी हजारों नहीं लाखों खालिस ऐसे हमारे स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो संघ को जानते हैं, हिंदुत्व को जानते हैं, हमको जानते हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ, शहर में आधी आबादी मुसलमान है। मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, ज्यादातर लोग प्यार करते हैं। मैं उनके हर दुख सुख में जाके खड़ा होता हूँ, वो मेरे हर दुख सुख में आते हैं। तो ये बाहरी दिखावा सब मीडिया का फैला हुआ है या फिर ये फैलावा किया हुआ तो फिर वही पाप उन्हीं के माथे आएगा जिन्होंने इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करी। चोर सिर्फ चोर होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। बेईमान सिर्फ बेईमान होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता है। हमने क्या करा कि हिंदू को तो बेईमान कहा, लेकिन मुसलमान को हमने कहा नहीं नहीं, ये तो अल्पसंख्यक है, इनको बेईमान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? जो देश को नहीं मानता है वो हमारे लिए बेईमान है, गद्दार है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। राहुल गांधी की व्यक्तित्व में या उनकी भाषा में कई बार पाकिस्तान की भाषा दिखती है। आपको लगता है उन्हें वहां जाके वहां का पीएम बन जाना चाहिए? उनको संस्कार ही नहीं मिले ना। कहाँ का वो वहां का भी नहीं बन पाए, वहां के तो पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष बन भी गए। अगर यही भाषा वो पाकिस्तान में रह के बोलते तो अभी तक उनका कैसे क्या हो जाता। क्या बात कर रहे हो आप? कभी नहीं बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के तो क्या, वहां के तो पार्षद भी नहीं बन पाएंगे। ये तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की जनता है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र है कि इतने बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, सोने के चांदी का चम्मच लेके, तो इसलिए आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन के भी बैठे हैं। मुझे आपके अभी ये एक अभी ताजा इसी चीज की बात करें, जब हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कावड़ यात्रा निकल रही है और कावड़ यात्रा में इतने सारे ढोंगी, इतने सारे बीच बीच में छोटे छोटे किस्से लूटपाट के, चोरी के, मारामारी के होने लगे हैं। क्या ये साजिश है? बिल्कुल 100%। कल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो 5 लोग एक धर्म विशेष के लोग थे, जो भगवा कपड़े पहन के हमारे कावड़ियों के बीच में कावड़ लेके चल रहे थे और उन्होंने उपद्रव मचाया। अभी उत्तराखंड में एक मिशन चल रहा है सरकार का, रोज उसमें लोग विधर्मी लोग पकड़ा रहे हैं, जो हिंदू नहीं है, जो सनातनी नहीं है, वो केवल भगवा कपड़े पहन के, कोई फलाना खान है, कोई शेख है, कोई क्या है, कोई क्या है। तो ये सब षड्यंत्र हैं और ये सब षड्यंत्र हर कालखंड में होते हैं। सीता माता का अपहरण हुआ था, सीता माता का जब हरण हुआ था तो लोगों ने वेश बना के तो सीता माता को का अपहरण किया था, लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर किया था। तो जो उस कालखंड में होता था वो अभी भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। फिर भी मैं अपने सनातनी भाइयों से आपके प्लेटफॉर्म पे एक बात का निवेदन जरूर करूंगा कि हम लोगों को अपने आचरण से अभिव्यक्त करना चाहिए कि हम सनातनी हैं। ये जो थोड़े बहुत भी उंगलियां हम पे उठ रही है, ये नहीं उठनी चाहिए। इनके बारे में हम चिंता करेंगे। और कल अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संकल्प करवाया है कावड़ियों से कि हम कोई उत्पात नहीं करेंगे, हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, हम कोई सरकारी चीजों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई हमारा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो शासन उसको दंड दे रहा है। अभी भी गिरफ्तार हुए जिन लोगों ने, अभी वो जिस सैनिक के साथ मिसबिहेव किया, वो 5 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। और निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि वो किसी ना किसी व्यसन में लिप्त थे, तो उन्होंने गलती की है। तो अगर उन्होंने गलती की है तो उनको दंड मिलेगा। हम उनको हिंदू होने के नाते उनका पक्ष नहीं लेंगे। यही तो हमारे धर्म की खूबसूरती है।
यही तो सनातन की खूबसूरती है, क्या सनातन ईमानदारी से अपनी बात कहता है। अगर हमारा कावड़िया कहीं पे लूटपाट कर रहा है तो हम उसको इसलिए नहीं बचाएंगे कि वो सनातनी है, हम उसको बिल्कुल दंडित करेंगे और उसको करना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। एक आपकी कविता मुझे अभी याद आ रही है, गांधी जी आए थे मेरे सपनों में। बहुत कुछ तो रिसर्च मैंने भी की है। अरे वाह। वो तो मैंने पत्रस क्रिएट किया था कि गांधी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा नुकसान किसने किया, तो मैंने कहा बापू हमने तो नहीं किया, उन्होंने ही किया जिनको आप अपना सरनेम दे के गए हो। लीजिए तो, लीजिए। तो ये बात तो सही भी है कि भाई नुकसान तो उन्हीं ने किया, हमने तो किया नहीं, ना शशिकांत यादव ने किया है ना मेहता जी ने किया है। वक्फ वक्फ को लेके आपको क्या है, वक्फ बोर्ड क्यों इतना चर्चित में है, क्या गलत हो गया है हमसे कि गलत ही किया है ना, टोटल गलत किया है। किसी भी जमीन पे कब्जा कर लेना, किसी भी जमीन को अपनी कह देना, किसी भी, तो ये इसके कानून लिए ऐसा आप, क्यों है कि उनको इन्होंने हम बनाया ना, यही तो पाप किया है, इसी पे तो गालियां खा रहे हैं, इसी पे तो इनको दंड मिल रहा है राजनीति में। इन्होंने किया है ना, सरकार जाने के 1 महीने पहले संस्थाओं को करोड़ों रुपए की जमीन दे दी फ्री में, और आज उन जमीनों का दुरुपयोग कौन कर रहा है। तो इसका इलाज क्या है, खाली ये कानून से तो रुकने वाला है नहीं। इसका इलाज ये है कि उन कानूनों को खत्म करना चाहिए और जमीनों को वापस सरकार को अधिग्रहण करना चाहिए, और जो जिन गरीबों के लिए वो योजनाएं बनी उन गरीबों को उसका लाभ मिलना चाहिए, वो किसी भी धर्म जाति के हो, अगर मुसलमान भी हैं और गरीब हैं और उनको उसका तो लाभ वक्फ मिलता बोर्ड ही है, खत्म कर दिया जाए तो होना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तो फिर क्या, फिर हिंदुओं के लिए भी बोर्ड बनाओगे कि कल से ईसाई बोर्ड मांगेंगे, फिर बौद्ध मांगेंगे, फिर कोई भी किसी की जमीन पे कुछ फिर भी। जैन मांगेंगे, आपने उनको अल्पसंख्यक बना दिया, फिर जैनियों को भी दो जमीन। वो तो बेचारे अपना पैसा कमाते हैं व्यापार का, फिर उनके संत उनको प्रेरित करते हैं, फिर हमारे जैन संतों की प्रेरणा से हमारा जैन व्यापारी करोड़ों रुपया दान करके जमीन खरीदता है, मंदिर बनाता है, उपाश्रय बनाता है, विद्यालय बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है। तो उन्होंने क्या पाप किया है भाई, ये दोहरापन है कि नहीं, आप बताइए ना, ये दोगलापन है कि नहीं है। बिल्कुल है, बट और अगर ये विषमता है तो इसको, विषमता को समाप्त करने में क्या बुराई है। मान लो कोई गलत निर्णय हो भी गया भूतकाल में, तो क्या उसको हम सुधार नहीं सकते हैं क्या, और उसको सुधारने का क्या ये मतलब है कि हम अन्याय कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि मुसलमान अल्पसंख्यक है और उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम उनके लिए बेहतर कानून बनाएं, उनके सपोर्ट के कानून बनाएं, उनके सपोर्ट की व्यवस्थाएं बनाएं, और उस दौरान के अंदर में चाहे हिंदू को 2 थप्पड़ थप्पड़ भी खाने पड़े तो खा ले। वाह वाह वाह, उनको उनको उनकी सुविधा के लिए कानून बनाए तो जो सनातन में पैदा हुए उनको सल्फास की गोलियां दे दें, ऐसा इसको कभी भी न्याय संगत नहीं माना जाता है। जब आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो फिर कोई किसी के लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी के लिए विशेष सुविधा की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी के लिए विशेष किसी भी प्रकार के प्रकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इस देश में या इस दुनिया में या इस सृष्टि में केवल 2 जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। अमीर का काम है कि अपने अर्जन में से कुछ पैसा निकाल के गरीबों की मदद के लिए अपने सामाजिक सरोकार को स्वीकार करते हुए सेवा प्रकल्प चलाएं और उसको अपनी जिम्मेदारी माने, सरकार उसमें सहयोगी बने, सरकार के वो सहयोगी बने, उसमें ना किसी जाति का, ना किसी अगड़े का, ना पिछड़े का, ना कोई नहीं। ऐसा नहीं, क्या जैन गरीब नहीं होता है क्या, होती ही है, ब्राह्मण में गरीब नहीं होते हैं क्या, होती है। राजपूतों में गरीब नहीं होते हैं क्या, यादवों में गरीब नहीं होते हैं क्या। तो उन गरीबों की क्या गलती है, अगर वो जैन धर्म में पैदा हुए या यादव बन के पैदा हुए और गरीब पैदा हुए, तो क्या उनको सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तो वो तो उस धर्म की के लोगों की होनी चाहिए ना जिम्मेदारी, तो क्यों फिर उस सरकार धर्म बीच के में भी आए। तो लोगों की होनी चाहिए जिम्मेदारी कि अपने धर्म के गरीब लोगों को, उसके लिए सरकार क्यों उत्तरदायी है, सरकार क्यों नियम बनाएगी, और सरकार बनाएगी नियम तो फिर सबके लिए बनाएगी। तो अगर जब इतना बना ही रही है तो कॉमन वाला सीए क्यों नहीं ले आते हैं। वही लाना है ना, लाएगी सही तो लाना ही तो पड़ेगा। क्यों इतना समय लग रहा है, 13 साल 14 इसीलिए साल निकल समय गए। लग रहा है ना कि वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो समय लग रहा है कि आप, लेकिन आप इस बात पे भी तो संतोष कर सकते हैं कि कम से कम आज इस विषय पे चर्चा तो हो रही है। पहले तो इस विषय पे कोई बात ही नहीं करता था। कुंवर बच्चन साहब का एक शेर है कि माना कि मेरे सामने खाली गिलास है, पर इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। आज कम से कम लोग चर्चा तो कर रहे हैं, मुखर तो हो रहे हैं, और आज चर्चा हो रही है तो कल वो आएगा भी सही, और वो आएगा तो समाजवाद की स्थापना अपने आप हो जाएगी देश में। हमने लगभग सारी ही बातें कर ली होगी। क्या हिंदुओं को भी बांटा जा रहा है
यादव पे। हिंदुओं को ही बांटा जा रहा है, हिंदुओं को भी नहीं, हिंदुओं को ही बांटा जा रहा है जातिवाद के नाम पे। अभी आपने देखा कि नहीं, कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में कांड हुआ, कथा कांड। वो क्या है? दो व्यक्तियों के बीच का विवाद है, जिसको हमारे नेताओं ने जातियों का विवाद बना के प्रस्तुत करके इस देश में विघटन के बीज बोने का प्रयास किया। और वो बांटने वाले भी हम ही हैं। बिल्कुल। तो इससे निकलना चाहिए, तो क्या रास्ता है? निकलेगा। निकलने का रास्ता यही है कि अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। जो जिस समाज में है, जिस जाति में है, जिस धर्म में है, जिस परंपरा में है, वो व्यापकता से विचार करे। व्यष्टि से निकल के जब व्यक्ति समष्टि की तरफ आगे बढ़ेगा, हमको तो नहीं लगता है, मुझे तो कभी अपने जीवन में जातिवाद का नहीं लगा कि मैं फलानी जाति में हूँ या मेरी ये जाति बुरी है। मुझे तो सब लोग अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में समग्रता है। वसीम बरेलवी साहब हमारे देश के बड़े शायर हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों से तुम बड़े नहीं हो पाओगे, तंग गली से निकलोगे तब खुली सड़क पर आओगे। तो अगर आपको हाईवे पे आना है, आपको 4 लेन पे आना है, आपको 8 लेन पे आना है, तो आपको उन तंग गलियों से बाहर निकलना पड़ेगा। वो गलियां आपके सोच की है, विचार की है, दृष्टि की है। और हम कवि शायर तो यही कर सकते हैं और यही कर रहे हैं कि हम आपको दृष्टि दे सकते हैं ताकि आपका दृष्टिकोण सुधर जाए। और दृष्टिकोण सुधर जाएगा तो सृष्टि अपने आप सुधरती हुई चली जाएगी। आप जब सेवा का काम करते हैं तो बहुत से किस्से आते होंगे, बहुत से लोग आते होंगे अपनी समस्या, अपनी तकलीफें, अपने दर्द लेकर। कोई ऐसा एक किस्सा जिसने आपको झंझोर के रखा हुआ हो अंदर से? देखिए, जीवन है तो समस्या है, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ इसमें कि व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितनी बड़ी समस्या मानता है। समाज को भी, समाज में रहने वाले लोगों को भी अपनी दृष्टि में थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। कई समस्याएं तो ऐसी हैं जिनको वो समस्याएं हैं नहीं, हमने मान लिया है। जैसे मेरे पास ज्यादातर काम आता है, जैसे मुझे लोग कहते हैं भाई साहब आपकी फलाने मंत्री से पहचान है, मेरा ट्रांसफर करा दो। मैंने कहा क्यों करा दें? भाई साहब बच्चे छोटे हैं। हाँ। मैंने कहा अच्छा। माता जी बीमार है। हाँ। मैंने कहा अच्छा। अप डाउन नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा माता जी और बच्चों को वहां ले जा, जहाँ नौकरी है। भाई पहले ये तय करो कि नौकरी करना है या नहीं करना है। अगर नौकरी करना है तो ट्रांसफर को स्वीकार करो। अब आप बताइए, ये कोई समस्या है क्या? अब मैं अपने शहर का एक किस्सा बताता हूँ। मेरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी के 2 डिपार्टमेंट है। एक शहर के इस कोने पे है, एक शहर के उस कोने पे, बीच में हमारा शहर है। 3.5-4 लाख लोग हम लोग रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस। मेरे एक मित्र परिवार के हैं व्यक्ति, उनका इस ऑफिस से ट्रांसफर उस ऑफिस में हो गया। काम की दृष्टि से कुछ काम की आवश्यकता पड़ी होगी अधिकारियों को, तो उन्होंने कहा भाई इनको वहां पे, वो रोते हुए मेरे पास आ गए सुबह सुबह, अरे भाई साहब मेरा तो वहां ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने बोला अंडमान निकोबार भेज दिया क्या तुमको? अब आप बताइए, ये समस्या है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी कई गंभीर समस्या आती होगी। गंभीर समस्या आती है तो उसके लिए बातचीत करते हैं। और अगर देखिए आपके अंदर अगर नैतिकता है और आपकी एक वो स्वीकार्यता है, तो फिर आपके किए हुए सब काम हो जाते हैं। ऐसी कोई समस्या मेरे को तो नहीं लगती। पारिवारिक समस्याएं आती है तो समझा देते हैं उनको। अब ज्यादातर आजकल मैं जिन लोगों से काउंसलिंग करता हूँ, तो अभी मैंने काउंसलिंग की तो मुझे उन्होंने बताया कि माता पिता ने कि ये अब हमारा एक ही बेटा है, एक ही बहू है, 2 बच्चे हैं, ये अलग होना चाहते हैं। हाँ। अब हमारा एक ही बच्चा है, अगर ये भी अलग हो जाएगा तो कैसे चलेगा? उनके दिक्कत कहाँ रही? तो फिर दिक्कत मैंने समझी दोनों तरफ से। फिर मैंने दोनों को अलग अलग बुलाया। पहले माता पिता से बात की, हाँ। फिर मैंने बहू बेटों को बुलाया। वो दोनों मेरे से उम्र में ही बड़े थे। हाँ। फिर उनसे बात की तो मुझे समझ में ये आया कि बहू रानी को ज्यादा दिक्कत है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है? हाँ। पापा जी नाराज हो जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, डांट देते हैं। हाँ। मम्मी तो फिर भी ठीक है, मम्मी तो निभा लेती है, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी भाई साहब ऐसे। मैंने कहा, अच्छा। डांट देते हैं पापा, और क्या करते हैं? बस कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी गाली भी बक देते हैं। मैंने कहा अच्छा, और क्या करते हैं? हाथ वाथ तो नहीं उठाते? नहीं 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 नहीं, हाथ वाथ तो नहीं उठाते, लेकिन मैं नहीं रहूंगी अब इनके साथ। फिर मैंने उनको पूछा कि पापा जी का कितना क्या है, रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है? बताया कि भाई 2 मकान हैं, खेत है, जमीन है, पुरानी जमीन है, गांव में भी मकान है,
पापा जी को अभी रिटायरमेंट के बाद 80-90 लाख रुपए भी मिले हैं, वो भी बैंक में एफडी है। बेटे कितने हैं पापा जी? बस हम तो अकेले ही हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जिस दिन ये पापा जी जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो किसको मिलेगा? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, हमको ही मिलेगा और किसको मिलेगा? तो मैंने कहा प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी और गाली खाने हम आएंगे तुम्हारे घर में। उनकी डांट कौन खाएगा? जो उनकी प्रॉपर्टी खाएगा वही उनकी डांट खाएगा। तुम डांट नहीं खाना चाहती हो तो प्रॉपर्टी मत लो। छोड़ दो, तुम लिख के दे दो कि हम उनकी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाएंगे, हम उनकी व्यवस्था आज कर देते हैं। उनके 4 बहू बेटे तैयार कर देते हैं। अभी समाज में ऐसे लोग हैं, 4 बेटे 4 बहू, चारों 8 जने सेवा करेंगे। अरे भाई साहब माफ करना। मैंने बोला ऐसे कैसे होता है? जब माता पिता का डांट नहीं सुनोगे, वो माता पिता की प्रॉपर्टी अवेयर हो गए। अच्छा लेना है, बुरा नहीं लेना है। तुरंत तैयार हो गया, अरे भाई साहब माफ करना, और ये वो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला भाई ध्यान रखो, माता पिता है आपके, उन्होंने भी किसी की डांट खाई है और आपको भी कल जाके डांटना है आगे। और आप उनके साथ रहोगे तो आपके बच्चों को आदत पड़ जाएगी कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी को डांटते थे तो हमारे पिताजी भी हमको डांटते हैं। तो डांट खाने की आदत बच्चे को बचपन से पड़नी चाहिए, वरना ऐसे ही बच्चे बड़े होके सुसाइड कर लेते हैं जिनको डांटा ही नहीं बचपन में। सही बात है। फिर जब वो जवानी में आप उनको टोकोगे तो वो तो उनके नैराश्य आएगा ही सही मन में। एक रिसर्च है मेरे पास में और मैंने ये आपका यूट्यूब पे देखा ही नहीं है, मुझे उस कविता को सुनने का बड़ा मन हो रहा है। शायद आपके दिल के पास हो। आसमानों से आंसू तक बह नहीं सकी जिंदगी, बह गई जिंदगी। आसमानों से आंसू तक बह मेरे गई। जीवन की श्रेष्ठ कविता है वो। हाँ, और वो ये कविता हमारे नहीं, रिसर्च में आया है। हाँ, वो कविता नहीं है, वो मेरा भोगा हुआ सत्य है। और हम कवि लोग हैं या कोई भी कलाकार है या आप हो, हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, सामाजिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उनसे प्रभावित होकर जो हमारे विचार भाव प्रस्फुटित होते हैं वो कविताएं बन जाती हैं। हम लोग कह देते हैं, आप लोग नहीं कहते हैं, तो रहती तो आपके अंदर भी है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि कविता लिखने वाले और सुनाने वाले से बड़ा कवि सुनने वाला होता है। क्योंकि जिस कविता को लिखने में हमको दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीने लगते हैं, उसको सुनने में 6 सेकंड लगते हैं और समझने में और 3 सेकंड लगते हैं, और कुछ वो तय कर देता है कि अच्छी है कि खराब है। तो बताइए आप बड़ा सुनने 6 सेकंड वाला है कि 6 महीने वाला है? 6 सेकंड वाला है। तो वो उसी भाव से निकली हुई कविता है। पिता के जाने के बाद जो एक निराश्य पुत्र के जीवन में आता है, उससे निकली हुई कविता है जो आपने खोज की है, जिस पर मुझे वो सुननी है, आपके मुंह से सुननी है। यहाँ पे हाँ, क्यों नहीं, ऑडियंस को भी सुनाइए क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है और नहीं, उसमें यूट्यूब पे तो है, कोई कई किसी प्रोग्रामों में तो होगी, लेकिन कम ही होगी क्योंकि वो हाँ। मुझे मंचों पे अवसर मिलता नहीं है, क्योंकि मेरे हिस्से में जो समय आता है उसमें मुझे बाकी सब करना पड़ता है। तो और वहाँ हास्य का स्पेस है। हास्य ये के लिए, देशभक्ति का है, तो वहाँ इस भाव को कभी अभिव्यक्त करने का अवसर कम मिलता है। मुझे शशिकांत यादव के उस हिस्से को भी बाहर निकालना है जिसे ऑडियंस बहुत मुश्किल से देखती है। देखिए मुझे, आसमान से हाँ हाँ मैं सुनाता आंसू हूँ, तक। कितनी याद है मुझे। चाय लीजिए। अभी भी कुछ प्रश्न है मेरे अंदर। आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। देखिए कविता कैसे पैदा होती है, आप बोल रहे थे ना कविता हम कभी भी कविता लिखते नहीं है, कविता हमेशा उतरती है ऊपर से। जो माँ लोग ये, सरस्वती हाँ, लिखवाती जो है। लोग ये दावा करते हैं ना कि कविता लिखी है, समझ लीजिए कि ये कुछ भी है, अंदर से कवि नहीं है। मैं, आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी चलती होंगी, एक हमारे यहाँ से ट्रेन चलती है, सुबह भोपाल जाती है, इंटरसिटी बोलते हैं उसको। उसमें एक एसी का डिब्बा होता है, चेयर कार है पूरी ट्रेन। तो मैं विंडो सीट पे बैठा था एसी के डब्बे में, और यही जुलाई अगस्त का महीना था, और फरवरी में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, और थोड़ा सा निराशा तो थी सही। तो मैं जब उस यात्रा कर रहा था विंडो सीट पे, तो पानी गिरा, बारिश। तो बारिश आई तो छत के वो कांच के ऊपर जब पानी की बूंद आई तो वो ढलकी, वो हाँ, ऐसे तिरछे एंगल में ढलकती है हवा कांच के पे वजह से। से। हाँ, हाँ। बस वहां से वो जब ढलकी ना, तो वो ये कविता है, और मैंने एक सिटिंग में ये कविता मेरे अंदर आई है और ईश्वर ने दी है कि आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी,
आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। जाने क्या क्या पा लिया है, खुद को ना पाया कभी, जाने क्या क्या पा लिया है, खुद को ना पाया कभी, सांस की सरगम पे मन का गीत ना गाया कभी, चाहतों की राह पर जो भी चले दो चार पल, मुड़ गए अपनी डगर वो कुछ हमारे साथ चल, चलते चलते दूर कितने आ गए खुद से निकल, बेखुदी के जंगलों को, बेखुदी के जंगलों को सह रही है जिंदगी, बेखुदी के जंगलों को सह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। हम कवियों का, कलाकारों का जीवन क्या होता है कि जो भी हिस्से में मिला था वो भी औरों का हुआ। 38 साल हो गए, मैंने कभी अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देखा। मैं इस पे आने वाला मुझे था। बड़े ही बच्चे मिले। मैं इस पे आने वाला मैंने हूँ। भी किताब की भूमिका में माफी मांगी अपने बच्चों से कि मैं तुम्हारा बचपन नहीं जी पाया, ये मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि जो भी हिस्से में मिला था वो भी औरों का हुआ, जिसको अपना मानते थे वो भी गैरों का हुआ, लाभ हानि यश ये अपयश सब विधि के हाथ है, जानते हैं सत्य फिर भी क्यों वहम के साथ है, साधा है हमने सभी को, साधा है हमने सभी को, फिर भी खाली हाथ है, कामनाओं की अगन में, कामनाओं की अगन में दह रही है जिंदगी, कामनाओं की अगन में दह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी। और अंतिम बंद, हम जितने लोग यहाँ पर हैं या आप और आपके जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुनेंगे बाद में, हम सबके संग एक विरोधाभास है कि जब तक हमारे माता पिता इस धरती पर रहते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल। कोई बच्चा कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे माता पिता कभी मुझे छोड़ के भी जाएंगे। मैं इतना दुर्भाग्यशाली रहा कि 12 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, तो माँ तो मुझे याद ही नहीं रही, मैं कविता की दुनिया में चला गया, लेकिन पिता मेरे साथ बहुत रहे। पिता अभी 2016 में, तो मैं सूरत कवि सम्मेलन के लिए निकला, सुबह 6 बजे घर से फ्लाइट पकड़ी, बॉम्बे गया, बॉम्बे से ट्रेन से आ रहा था, और बॉम्बे और सूरत के बीच में कोई स्टेशन आता है, वहां पे खबर आई कि पिताजी चले गए। सुबह मेरे साथ 6 बजे चाय पी और दिन में वो बैठे बैठे चले गए। तो ये बंद हुआ जो मैं अंतिम सुना रहा हूँ कि जो हमारा था हमारा हो के कितने दिन रहा, जो हमारा था हमारा हो के कितने दिन रहा, सांस गिनती की बची तू जाने क्या क्या गिन रहा, सांस गिनती की बची तू जाने क्या क्या जिन रहा, जिंदगी का सार गति है ध्यान से चलना हमें, तम के बादल को हरा कर दीप सा जलना हमें, व्यर्थ के संताप छोड़ो, व्यर्थ के संताप छोड़ो, प्यार में ढलना हमें, जिंदगी से दूर कितनी, जिंदगी से दूर कितनी रह रही है जिंदगी, जिंदगी से दूर कितनी रह रही है जिंदगी, ध्यान से सुन लो जरा कुछ कह रही है जिंदगी, आसमां से आंसुओं तक बह रही है जिंदगी, बह रही है जिंदगी। आपने आपके इतने पुश्तैनी तो थे नहीं, मतलब पैसों की हमेशा कमी रही जब आपका जी बचपन था, जी जी। और उस समय पे ये कवि के टाइम पे जिसमें इतनी ना तो इनकम थी ना कुछ थे, कैसे निकाले वो दिन आपने? कुछ याद हो तो मुझे बताएं।
अब याद करते हैं तो याद आते हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं लगता था कि हम कैसे दिन निकाल रहे हैं। उस समय तो ऐसा लगता है कि जो काम आया वो करना है। मैंने अखबार बांटे हैं शहर में, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है, घर घर जाके पढ़ाई की है अपनी, फिर मैंने नौकरी की है प्राइवेट, फिर मैंने अपनी बहनों की शादियां की, फिर मैंने अपने भाई के, मेरे भाई जल्दी चले गए तो फिर मैंने उन बच्चों को बड़ा किया, उनकी शादियां की, और फिर मेरा परिवार हुआ। और आज भी तो हमारा संयुक्त परिवार है। आज भी मेरे पिता के जाने, मेरे पिता भी 2016 में गए, तब तक हमारे फैमिली हेड पिताजी थे, हाँ, क्योंकि भैया उनसे पहले चला गया था। हाँ, आज हमारी भाभी जो है वो हमारी फैमिली हेड है। आज हमारे बच्चे जो है, हमने उनको बता रखा है कि माँ तो अपनी जगह है लेकिन बड़ी माँ पहले है। तो आज मेरा बेटा है जो, वो माँ से ज़्यादा बड़ी माँ को चाहता है। मेरी दोनों बेटियाँ जो हैं, माँ से ज़्यादा बड़ी माँ को चाहती हैं। आज हमारा संयुक्त परिवार है, और मैं भी मेरी भाभी माँ का कहना सुनता हूँ। मैंने कह दिया तो वो नहीं टालती हैं, और उन्होंने कह दिया तो मैं उसको नहीं बुलाऊँगा। तो हमने अपने बच्चों को भी केवल शिक्षा नहीं दी, आचरणों से अभिव्यक्त भी किया है। और संस्कार तभी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं जब आप संस्कारों आचरण से अभिव्यक्त करते हैं। कहने को बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं, मैं कह दूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए, और मैं खुद पीऊँ तो फिर मैं अगली पीढ़ी को कह, शराबबंदी की बातें हमारे नेतागण करते हैं, लेकिन शराबबंदी हो पाती है क्या? नहीं हो हो पाती सकती है क्या? आज जिस प्रांत में हम बैठे हैं यहाँ शराबबंदी है, लेकिन यहाँ अनुपलब्ध है क्या? हमारे हमारे कवि तो हँसी मजाक में कहते हैं कि भगवान और शराब दिखती नहीं है लेकिन मिलती सब दूर है। हैं? इसीलिए हमारे एक कवि को ये तक कहना पड़ा कि अपने देश के नेताओं को भूलने की बीमारी है, इनको वादे याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद करवाए कौन? हर ठेके पे यही लिखा है, ये ठेका सरकारी है। तो कवि से कोई ना जीते, कवि से कोई ना जीत सके। ये बात तो पक्की है। मतलब आपके पास जो शब्दों का खेल है, जिस तरीके से आप उनको खेलते हैं, जिस तरीके से उन्हें आप बोलते हैं, ये अद्भुत है अपने आप में, और ये कितने सालों का अनुभव निकल के इसलिए आता क्या है है। कि आज वैभव हो गया तो गरीबी याद आती है, लेकिन जब अपन गरीब रहते हैं तब आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप गरीब हैं। तब आपको अपना संघर्ष आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और मेरा ऐसा मानना है कभी कि निराशा दिखी नहीं उसमें? ना, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं उस हुआ? समय उत्साह दुगना था, 10 निराशा अब है। निराशा, आप एक यकीन मानिए, आप इस बात को ज़रूर प्रसारित करिएगा और नई पीढ़ी को बताइएगा, निराशा कभी भी अभाव से नहीं आती है। अभाव से उत्साह आता है, लड़ने का, संघर्ष करने का, आगे बढ़ने का। 10 गुना उत्साह के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है उस अभाव को समाप्त करने के लिए। वही उसे जीने की प्रेरणा देता है। अब निराशा कब आती है मालूम है? जब आप धनाढ्य हो जाते हैं, जब आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप धनवान हो जाते हैं तो फिर आप प्रभाव में आना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप अभाव में रहते हैं, आप किसी के प्रभाव में नहीं आते। आपके लिए होगा कोई करोड़पति, अरबपति आदमी, आप अपने तेवर में रहते हैं, क्योंकि आपका संघर्ष आपके सामने खड़ा होता है। हमारी एक कवित्री थी जिनके साथ मैंने बचपन में यात्रा की, उन्होंने, इंदिरा हिंदू जी ने लिखा था कि हम शीशियों में बंद हैं शराब की तरह, बाहर निकल के आएंगे तेजाब की तरह। क्या बात! तो अभाव जो है वो आदमी को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, नहीं, होता ही है, और कहते हैं ना, मेहनत कर कंटिन्यू करना और पड़ता है। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप, लोग, क्या है, लोग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो आप पूछ रहे थे ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं बन पा रहे हैं और नरेंद्र मोदी क्यों कर पा रहे हैं, हाँ, ये वही बात है। एक अभाव से निकला हुआ आदमी है, और एक प्रभाव से निकला हुआ है। अभाव से निकला हुआ आदमी, जिसकी गरीब माँ ने अपने इतने बच्चों को दूसरों के घरों में काम करके बड़ा किया, तो आज उनके बच्चे भले ही पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री बने, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, वो दोनों जगह प्रभाव पैदा कर रहे हैं। और प्रभावशाली परिवार में चांदी का चम्मच लेके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो तो शुरुआती वहां से करते हैं ना, तो उनके लिए तो क्या बड़ी बात है। मैंने एक 2 लाइन लिखी थी कि मंजिलों की पे इतना एतबार मत करना। ये मेरी लिखी हुई है, शायद आपको पसंद आए, मैं इतना तो ज़्यादा अच्छा नहीं लिखता। कि मंजिलों पे एतबार मत करना, मंजिलों पे एतबार मत करना, इधर तेरी नज़र हटी, उधर वो बेवफ़ा हो गई। क्या बात। हमारे राजन राजन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी इस भाव पे जो आप कह रहे हो कि जिंदगी को खूबसूरत दांव तक ले जाएगी, ज़िंदगी जिंदगी को खूबसूरत दांव तक ले जाएगी, ये समय की धूप ही तो छांव तक ले जाएगी,
ये संघर्ष है। ये समय की धूप ही तो छांव तक ले जाएगी, तू चला चल राह में मील के पत्थर ना देख। कितने किलोमीटर बचा है? तू चला चल राह के मील के पत्थर ना देख, वरना ये आदत थकन को पांव तक ले जाएगी। क्या बात है। तो इस पे मैंने भी एक बार लिखा था कि कोई फरियाद तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचा नहीं सकती, कोई फरियाद तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचा नहीं सकती, हो जाए हुनर से इश्क तो ये दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। अब जब बात बुलंदी की आती है तो फिर बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए व्यक्ति को, जो लोग किसी भी क्षेत्र में बुलंदी पर पहुंचे, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि, राजनीति, कोई भी हो, तो यही कविता प्रेरणा देती है। हमारे अशोक साहिल साहब स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने कहा था कि नफस कण 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 बोलते हैं, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। जब ओस की बूंदें गिरती है तो कण कण में बिखर जाती है। नफस नफस में बिखरना कितनी सुंदर लगती है, हरी घास पे पड़ी हुई ओस। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। जैसा कल आपने देखा मेरा जादू जनता के बीच में, नफस नफस में बिखरता कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। क्या बात है, यही मुशायरा हो जाएगा लगता है। काफी आर्टिस्ट लोग के टैंट्रम्स बहुत होते हैं, पर मैंने आपको देखा बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हर इंसान को हंस के मिलते हैं। आप ही के क्षेत्र में, मैं तो बाकी क्षेत्र की बात भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ, आप ही के क्षेत्र में डे बाय डे हाई वैल्यूएशन, आपके प्रोजेक्ट्स आसान नहीं हैं, ये ऐसा क्यों होने लग गया है? और क्या बदलाव आ रहा है अब नए आधुनिक कवि सम्मेलन में? देखिए, ये तो आपके बेसिक संस्कारों पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। हम जिस ग्रास रूट से आए हैं संघर्ष करते हुए, तो हम उन वैल्यू को, उन एथिक को समझते हैं, उस अचीवमेंट का रस हमारे पास है कि हमको किस कीमत पे ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो हम अपने बड़ों का दिया हुआ संस्कार, शिक्षा, मानक हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया कि आपको जीवन सुख से जीना है, अपने नीचे के व्यक्ति को देख के जियो। कितना बड़ा दर्शन है इसमें। हमेशा अगर से आप यही है। अंबानी को देख के जिएंगे तो जी पाएंगे। अंबानी के ऐश्वर्य को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आपका ऐश्वर्य क्या है उसके सामने। लेकिन आपके घर में जो 2 कर्मचारी काम करते हैं, उनका जीवन देख के आप जिएंगे तो आपको ईश्वर के प्रति आस्था 10 गुनी हो जाएगी, मन में संतोष आ जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे कहा जाता है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो जो हमारे जीवन में जो हमने अभी तक सहजता को संभाल कर रखा, मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन की उपलब्धि यही मानी जाएगी, जब मानी जाएगी तब। अभी तो कोई उपलब्धि है नहीं। लेकिन मैंने कुछ कवियों की कविताएं आचरण में उतार रखी हैं। मैंने एक शेर बशीर बद्र साहब का सुना था बहुत बचपन में। उन्होंने कहा था कि शोहरत की बुलंदी 2 पल का तमाशा है। शौहरत की बुलंदी 2 पल का तमाशा। राजेश खन्ना साहब कितने बड़े सुपरस्टार थे, पहले सुपरस्टार थे हमारी फिल्मी दुनिया के। लड़कियां उनके फोटो ऐसा बताते हैं, हमने तो सुना है, तकिए के नीचे रख के सोती थी। और अंतिम कालखंड मारुति 800 चला के बंबई में, और जिस तरह से राजेश खन्ना जी ने गुजारा कि कोई अगर झूठा ही मिलने चला जाता था तो उससे 2-2 घंटे बात करते थे वो। अरबपति तो तब भी थे वो, लेकिन शोहरत नहीं थी। तो बशीर बद्र साहब ने कहा कि शोहरत की बुलंदी 2 पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या बात है। तो इसलिए अपने आप को इतने सहज बना के रखो कि जब ये नहीं रहेगी तब भी हमको जिन लोगों के बीच में रहना है, हमको उस समय असहजता नहीं हो। तो इसलिए हम लोग थोड़ा, मैं तो कम से कम व्यक्तिगत अपने जीवन में लो प्रोफाइल रहता हूँ। अपने शहर में बढ़िया स्कूटी पे घूमता हूँ, जहाँ मिल जाता है वहाँ खा लेता हूँ, जहाँ मिल जाता है वहाँ चाय पी लेता हूँ, किसी के संग हंस बोल लेता हूँ। मैं अपने शहर में नीचे जमीन पे बैठ के कविता सुन लेता हूँ लोगों की जाके। कवि सम्मेलन इतना बड़ा सब होने के बाद भी आज भी सहजता से सुन लेता हूँ जाके। सुनने की ताकत है तो फिर कहने की अपने आप आ जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अब इस पूरी जर्नी में आपको किस चीज का अफसोस हमेशा रहता है? अब इस मुकाम पे आकर मुझे अपने बच्चों के साथ बचपन जीने की बड़ी अपेक्षा रहती है। अब मैं नाती पोते वाला हो गया, मेरी भतीजियों के बच्चे हो गए, तो उनके संग जब खेलता हूँ हाँ। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी इतने छोटे रहे होंगे, उनके संग नहीं खेल पाया कभी। तो वो थोड़ा सा एक, लेकिन मैं इस
दृष्टि से बहुत समृद्धशाली रहा। मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला। मुझे पत्नी के रूप में एक ऐसी सहधर्मिणी मिली जिसने मेरे हर अभाव को अपना स्वभाव बनाया। मैं उसको समय नहीं दे पाया जीवन में। आजकल आप लोग जितना समय अपने लाइफ पार्टनर को देते हैं उसका तो एक दशांश भी हम लोग नहीं दे पाए, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे थे। लेकिन हमारे संघर्ष को जिन लोगों ने घर पे बैठकर जिया और हमसे बड़ा संघर्ष किया, वो हमारे परिवार के लोग हैं। तो मैं उनका ज़्यादा त्याग मानता हूँ। तो मुझे सहधर्मिणी पत्नी के रूप में बहुत अच्छी एक ऐसी विचारवान महिला मिली, पढ़ी लिखी, जिसने मेरी अनुपस्थिति को अपना स्वभाव बना के और मेरे परिवार की बागवान की तरह चिंता करी। मेरे बच्चों को बड़ा किया, उनको संस्कार दिए, उन्हें पढ़ाया लिखाया। मैंने केवल पैसा कमाया और प्रसिद्धि कमाई। तो वो चीज़ अब खलती है कि अब एक जब भी वक्त उनके साथ भी हाँ, बैलेंस अब हो जब भी जाता बच्चे घर में रहते हैं तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनके साथ समय गुजारूँ। है। अपनी बहनों को बुलाता हूँ साथ रहने के लिए। तो कोरोना काल आपके लिए तो ये अच्छा कोरोना मौका काल में था। मैं जीवन में पहली बार इतने दिन परिवार में रहा, परिवार के साथ रहा। उसके बाद मेरी वो भूख ज़्यादा बढ़ी। मुझे लगा कि नहीं, परिवार के साथ रहना चाहिए। और उसके पहले तो लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि जो दुनिया में मैं कर रहा हूँ यही परिवार है। तो वो अभाव अब खलता है थोड़ा-सा, और मेरे को लगता है कि अब जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है वो खालीपन बढ़ता जा रहा है। और अब बच्चे तो अपने-अपने ज़िंदगी में खो और जाएँगे। बच्चे ज़िंदगी में पहुँचेंगे और उनको पहुँचाना भी है, लेकिन मैंने ऐसा तय किया है कि कोशिश करेंगे कि बच्चों के साथ ज़्यादा समय रहे। और किसी चीज़ का अफ़सोस रह जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। बाकी जो कुछ थोड़ा बहुत अन्याय होता है जाति के नाम पर, हर फ़ील्ड में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। आपने कभी बॉलीवुड के लिए गाना लिखना या उस तरफ की दुनिया की तरफ जाना नहीं पसंद किया? अवसर नहीं मिला, पसंद तो कौन नहीं करता है, अगर अवसर मिलता है तो हम भी चले जाते हैं, लेकिन पर आप तो नेताओं के टच में थे, तो ले जाते आपको वहाँ पे? टच में रहना अलग बात है, लेकिन उसको भुनाना अलग बात है, वो अलग प्रतिभा होती है। वो एक प्रतिभा अलग प्रकार की होती है कि आदमी के पास कुछ नहीं होता, केवल टच की प्रतिभा होती है तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। हाँ। लेकिन एक जो अंदर से एक भरापन रहता है, जो अंदर से एक समृद्धि रहती है, वो कभी-कभी आपको कुछ चीज़ें करने से रोकती है। तो हाँ, मेरा एक स्वभाव रहा कि मेरी पहचान तो सबसे है, हाँ। लेकिन मैंने कभी उस पहचान को भुनाया नहीं। मैंने केवल ईश्वर के ऊपर भरोसा किया और अपने काम पे भरोसा किया, और उसी के दम पे यहाँ तक आया हूँ। मैंने कोई भी पुरस्कार के लिए आज तक एप्लीकेशन नहीं लिखी, और मैंने तय किया है और माँ सरस्वती से रोज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कितना भी बड़ा सम्मान मिलेगा, अगर सरकार देगी या समाज देगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। हाँ। लेकिन मैं उसके लिए कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखूँगा। मैं उसको थोड़ा-सा कलाकार का अपमान मानता हूँ। ये बात अलग है कि अब सरकार ने ऐसी प्रक्रिया शुरू की है कि ढूँढ-ढूँढ के लोगों को वो सम्मानित कर रही है, योग्य लोगों को सम्मानित कर रही है। ऐसे-ऐसे लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल रहे हैं, जो लोग जिनके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, दिल्ली में आने के लिए किराया नहीं है, उनको उनके काम को जब सरकार रेखांकित कर रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब हमने जो सोचा था, हमें जो भगवान ने संस्कार दिए थे बचपन में मन में, उन संस्कारों का भी फलीभूत होना, उस संस्कारों का भी प्राकट्य स्वरूप हमारे सामने धीरे-धीरे आ रहा है। आप जब यंग होते हैं और हम इस किस्म की फील्ड में आते हैं, जैसे कवि के बनते हैं, तो बहुत सी कल्पनाएँ चलती हैं और बहुत सा ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे साथ में लोग ऐसे हों। आप तो राजनीति से जुड़े हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ये ऐसे-ऐसे होना चाहिए, राजनीतिक ऐसा होना चाहिए, राजनीतिक एक बहुत ही किताबी किस्म की डेफ़िनेशन हमारे माइंड में आ जाती है, क्योंकि हमने बचपन से देखा है, बहुत ही मूल्यवान होता है वो। क्या ऐसा होता है आजू-बाजू या सिर्फ़ हम कल्पनाओं में जीने वाला देखिए, रहे ये हैं? बहुत बड़ा दर्शन है। इसमें क्या है कि अगर आप जैसा सोचोगे वैसा होता चला जाता है। इसलिए आदमी ने हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। मैं जब कुछ नहीं था, जब मुझे 150, 150 रुपए, 200 रुपए कवि सम्मेलन में मिलते थे, जब मुझसे कोई पूछता था कि कितना कमा लेते हो साल में? तो मैं 5-7 हज़ार रुपए कमाता था, तो मैं 30-35 हज़ार बताता था। जब मैं 30-35 हज़ार रुपए साल कमाता था, तो मैं लाख, डेढ़ लाख रुपए बताता था। जब मैं लाख, डेढ़ लाख कमाता था, तो मैंने कहा कि मुझे 25 हज़ार रुपए एक रात में मिल जाते हैं। तो भगवान मैं जैसा सोचता चला गया, वैसा होता चला गया। मैंने कहा कि मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ, तो मैं आज 1 लाख रुपए लेने लगा, डेढ़ लाख रुपए लेने लगा, 50 हज़ार रुपए लेने लगा। तो जैसा हम लोग सोचते हैं, हमेशा इसलिए अपने बड़े लोग कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। तो इस प्रकृति आपको उसके अनुरूप बनाती चली जाती है।
अगर आप गलत सोचेंगे तो आपको प्रकृति गलत रास्ते पे ले जाएगी। तो ये 50 रुपए कमाने के चक्कर में जो कवि सम्मेलन बने थे, तो पिताजी ने ये नहीं बोला लड़की कौन देगा तुम्हें? कवि को कौन लड़की देता उस है? समय पर ऐसा सब इतना विचार नहीं होता था परिवारों में भी, और ना इतना विचार करके वहाँ उस समय जीवन जिया जाता था। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 12वीं तक साइंस से पढ़ा हूँ। ओके, साइंस और कवि बहुत हाँ। दूर-दूर होते हैं। केमिस्ट्री कमजोर थी, केमिस्ट्री आती नहीं थी, इसलिए कॉलेज में जाके बीकॉम में ले लिया एडमिशन, कॉमर्स ले लिया। सोचो हम लोगों का जीवन कितना उस समय था। बीकॉम फर्स्ट क्लास कर लिया, अब क्या करें, पीजी करना है तो एमए इकोनॉमिक्स में कर लिया। फिर अब रोटी कमाना है तो क्या करें, तो पीजीडीसीए कर लिया, कंप्यूटर साइंस में नौकरी लग गई। 6 महीने का करा भी नहीं हो, नौकरी लग गई लेक्चरशिप की। 1 साल पढ़ाया, फिर रिलायंस में नौकरी लग गई। जितना वहाँ साल भर में महीने भर में मिलता था उतना बेसिक में वहाँ प्राइवेट जॉब मिल गया, तो वो छोड़ के वहाँ कर ली। 9 साल वो नौकरी करी इधर उधर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो हम लोगों ने कोई भी स्टेप कैलकुलेट करके नहीं कभी किया, बस हम तो अनायास यहाँ तक आ गए, ये बड़ी भगवान की कृपा रही। और उस समय ये सब होता भी नहीं था। आप तो बहुत लकी रहे कि कितने ही एक्सीडेंट से बचे हाँ, हैं, माता कितने ही पिता कभी ध्यान भी नहीं देते थे कि बच्चा, माता पिता बस ये ध्यान रखते थे उस जिस समय पर हम छोटे से बड़े हुए, कि बच्चा कुछ भी करे लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। बस उतना ही। तो हमने अपने बच्चों के लिए तय किया कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको भी उस विधा में भेजा। कोई बच्ची हमारी लॉ में जाना चाहती है तो हमने उसको भी उस विधा में प्रयास किया। हमारे समय तो ये भी नहीं होता था। बच्चे पढ़ रहे हैं, बस हाँ बहुत हो पढ़ने गया। दो, बीए कर रहे हैं। हम सेकंड डिवीजन में पास होते थे तो हमारे पिताजी मोहल्ले भर को मार्कशीट दिखाते थे। और अब तो घर जब तक क्लियर नहीं हो, अभी टॉप मेरा लेवल पे नहीं हो, अभी कोई मेरा बोलेगा बेटा नहीं। 85% से पास हुआ है तो बोल रहा था पापा को थोड़ा कम बना मेरा। मैंने कहा पागल, 85% तो हमारे 5 साल में नहीं बने थे मिला के। नहीं, नहीं, वो फ़र्क तो रहता ही है वो आजकल। समय काल खंड का फर्क है। अब आपको लगता इसलिए है कि आपके कोई बच्चे आपके नक्शे कदम पे चलने वाला है? मेरे बच्चे सब बिटी है अंदर से, सब उनके अंदर सब कविता है, समझ है। हाँ, अब वो इस फील्ड को चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे ये उनके ऊपर। मैंने कभी अपने बच्चों के ऊपर अपना थोपा नहीं है। मेरे बच्चे जो करना चाहते, मेरी बेटी, बड़ी बेटी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मैंने कहा बेटा जो करना चाहती हूँ करो, आसमान तुम्हारा है, बस पीछे मैं खड़ा हूँ, ये ध्यान रखना। अनुशासनहीनता नहीं करनी है कहीं भी। संस्कारों की अनुशासनहीनता में एक रत्ती भर 1% भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैंने अपनी बेटियों को भी बताया, बेटे को भी बताया। बाकी तुमको जो करना है, पूरी दुनिया तुम्हारी है, पीछे मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं तभी खड़ा हूँ जब तक तुम अनुशासित हो। क्या और बात ये हर माँ बाप को अपने बच्चों को कहना चाहिए। ये जो हमारे घरों में ये चला है ना, ये इतना चलता है, इतना चलने में ये सारी गिरावट जो आ रही है संस्कारों की। हम बच्चों को आधुनिक बनाना चाहते हैं। वही फिर बात मोदी जी वाली है कि आधुनिकता और पौराणिकता दोनों का सामंजस्य बिना के जब जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो वो सार्थक और सफल जीवन बनेगा, और उसी से अच्छा समाज बनेगा। आपने बहुत बार मौत को करीब से देखा है, एक्सीडेंट से बचे हैं, लकी रहे हैं। हाँ, मेरे जीवन में 3-4 बार ऐसा हो गया। मैं तो देखो पैदा हुआ तो मेरा जीवन बहुत संकट में था, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरा पेट बहुत बड़ा था और मेरा सिर बहुत बड़ा था, ऐसा बताते हैं। हाँ, तो मैं मेरी माँ की अंतिम संतान था। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा बचेगा नहीं बच्चा ये। उस समय डिलीवरी में 7-8 दिन लगते थे, 7-8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। और मैं जिस क्रम पे हुआ था वो नॉर्मल डिलीवरियाँ होती थी। हाँ, तो मेरी दादी बिस्तर पे थी, मेरी दादी बीमार थी, हाँ। उनको गाय ने मार दिया था, उनकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक था, तो वो लेटी रहती थी, साल भर से लेटी थी वो। और मैं मेरी दादी की जिद के कारण हुआ। मेरा पहले नंबर पे मेरी बड़ी बहन है और दूसरे नंबर पे मेरा भाई है। हाँ, तो फिर परिवार की अपेक्षा आवश्यकता थी नहीं, भाई-बहन हाँ, हो गए थे, लेकिन मेरी दादी का ये कहना था कि एक बेटे से कोई घर चलता है क्या? उस हाँ। एक बेटा और होना चाहिए। उस चक्कर में 2 बहनें और हुई बीच में, फिर मैं हुआ। तो मेरा जीवन जन्म से ही संकट में था। मेरी जिन्होंने जन्म कुंडली लिखी उन्होंने भी कहा था कि अगर ये जी जाएगा ना तो फिर तो आर पार है, फिर तो ये पूरे कुल को उद्धार कर देगा, लेकिन जिएगा इसकी संभावना कम है। तो उस समय पे क्या होता था कि हमारे पुराने लोग बहुत प्रैक्टिकल थे। मेरी दादी बिस्तर पे थी, आप कल्पना करिए, मेरी माँ की डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है और उनको आके कोई ने सूचना दी कि ऐसा-ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बड़ा काम किया, 2 काम किए। एक तो हमारे पीछे जो सफाई कर्मी थी हमारी, पहले सारा मामला कच्चे में चलता था, तो उनको बुलाया। उनको हाँ, हमारी दादी बहू कहती थी। हाँ, पहले सब रिलेशन होते थे। पहले
ये नौकर चाकर नहीं होते थे, काम करने जो बाई आती थी वो भी बुआ होती थी, दीदी होती थी, मामी हाँ। होती थी, काकी होती थी। तो उसको बुलाया और उसको कहा कि मेरी बहू को बेटा हुआ है हॉस्पिटल में, जा तू ले ले, वो हमारा नहीं आज से। हाँ। तो मेरी माँ से मुझे उनको दिला दिया, हाँ। सफाई कर्मी हमारी बड़ी माँ, उनको मैं बड़ी माँ कहता था, उनका नाम था कंचन बाई। हाँ। तो मेरी बड़ी माँ को दे दिया, तो मैं बड़ी माँ का बेटा हो गया, मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो मेरा इस कारण से ये बच्चा जी जाएगा, क्योंकि अब हमारा रहा ही नहीं है। हाँ। दूसरे दिन उन्होंने किन्नर बुलाए और मेरे घर में बधाई गवाई, हाँ। और उनको गले से 4 मोती के सोने के चैन की वो एक बजट्टी हुआ करती थी जो पुरानी हाँ। महिलाएं पहनती थी, वो उतार के दे दी हाँ। कि ये मेरा बच्चा जीना चाहिए, बस इसके लिए इतना ही प्रार्थना करो ईश्वर से कि ये बच्चा जीना चाहिए। और ये 2 उपक्रम करके 24 अप्रैल 1973 को मैं पैदा हुआ और 27 अप्रैल को मेरी दादी चली गई। 3 दिन के अंदर उन्होंने अपना 3 काम कर लिया। अपना काम करके और मुझे जीवन देके, और मैं ये मानता हूँ कि शायद वो मेरी मृत्यु लेके चली गई और मेरा जीवन वहां से शुरू हुआ। फिर मैं 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ तो मैं दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पे गिर गया। गाय का चारा उतारने उतरा, चढ़ा था, हाँ। नीचे मेरी माँ बर्तन मांज रही थी तो मैं गिर गया। तो वो दूरी थी कम से कम 20-22 फीट की, ऊपर से जब नीचे गिरा तो मैं गिरा एक तपेली के ऊपर, भोजन बनाने का पात्र होता है पीतल की, पूरी तपेली चपटी हो गई। मुझे लगी नहीं, लेकिन मेरी आवाज चली गई। अरे बाप रे! हाँ, मेरी आवाज चली गई। फिर एक पड़ोस में डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर पतकी। मम्मी ने सरकारी हॉस्पिटल में, हमारा घर सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, फिर उनको बुलाया तो उन्होंने फिर देखा, बोले नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने पीठ पे मेरे मुक्के उक्के मारे। पहले सब देसी इलाज चलता था, डॉक्टर भी हमारे हाथ पकड़ के ठीक कर देते थे, दवा ववा नहीं होती थी पहले, ना जांच होती थी। आज बच्चा गिर जाए तो दुनिया भर की जांच हो जाती है। उन्होंने 2-3 मुक्के मारे तो 15-20 मिनट बाद मेरी आवाज आई वापस। फिर एक बार मेरे संग एक्सीडेंट हुआ, फिर एक बार स्कूटर से हुआ, फिर अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले कार से एक्सीडेंट हुआ, पूरी कार चपटी हो गई। ऐसे 5-6 बार ऐसे करके और पूरी। लेकिन आपको खरोच तक नहीं आई? मुझे बस ये यहाँ पे एक निशान है, अब तो वो निशान भी खत्म हो गया। यहाँ पे हाँ। एक वाई का निशान बना था बस। बहुत लकी रहे इस चीज के लिए। तो आप जन्म से ही मतलब भाग्यशाली रहे, इसीलिए आज। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बहुत लंबा है। सब ज्योतिषी भी बताते हैं कि आपका जीवन बहुत लंबा है। कुछ और कार्य करने बाकी रह गए। अभी तो ईश्वर जाने। चलिए अब अंतिम सवाल पे आता हूँ। आप बताइए यंगस्टर्स के लिए और देश के लिए आपके संदेश के किन 3 शब्दों के अंदर में या 3 चीजों के अंदर में इस देश को आगे दिशा देना चाहते हैं आप? मैं अपने नौजवान मित्रों से, भाइयों से, बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी करना चाहते हो पूरी शिद्दत के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, अनुशासित परिधि में अपने आप को रख के करो। सफलता सुनिश्चित है, सफलता को कोई भी आपके नकार नहीं सकता, उसको कोई डिगा नहीं सकता, बशर्ते आपके प्रयास में उतनी ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे मैं कवि हूँ, तो जो नए बच्चे आते हैं कवि बनना चाहते हैं, जो हमको देखते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास को देखते हैं, शैलेश लोढ़ा जी को देखते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी को देखते हैं, हरिओम पवार जी को देखते हैं, तो वो आते हैं बच्चे, हम भी कवि बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि कवि बनने के बाद एक रात में लाखों रुपया मिलता है। तो हम उनको एक बात कहते हैं कि पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, अपने पास दाल रोटी का कोई आधार होना चाहिए, फिर आप कविता में आओ। तो अगर दाल रोटी आपके पास है तो कविता आपको घी रोटी देगी। क्या बात है। अगर आपने दाल रोटी छोड़ दी और कविता या किसी भी कला के क्षेत्र में चले गए तो कला तो कठिन परीक्षा रास्ता लेगी। है, परीक्षा लेती है। परीक्षा देने का आपका सामर्थ्य होना चाहिए। और ये युग वो युग नहीं है कि जहां आदमी अभाव में जीवन जी लेता है। हाँ। एक सामान्य जीवन की जो नेसेसरी है वो तो आवश्यक है, तो वो फुलफिल करने की व्यवस्था तो कम से कम आपके पास हो। जैसे मैंने गृहस्थी की तो मैंने अपने बच्चों की व्यवस्था की, परिवार की व्यवस्था की, फिर मैंने कविता को अपना प्रोफेशन बनाया। आपकी जीवन की सबसे बेस्ट कविता एक बार सुना दीजिए और इस जगह को समाप्त करते हैं उसी से। देखिए, कवि की हर कविता बेस्ट होती है, और वो जैसे एक पिता के बारे 5 बच्चे का बाप हो तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कौन सी औलाद सबसे अच्छी। फिर भी 4 उसका त्याग कर देते हैं। अभी किसको पढ़ रहे हैं? अभी किसको पढ़ रहे हैं? अभी तो मैं बस समाज को पढ़ रहा हूँ, और मैं तो देखिए उसी पे कुछ सुना दीजिए। सुन के कवि बना हूँ। और मैं तो सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि
हमारे एक बड़े कवि हुए राधेश्याम प्रगल्भ, आपने नाम सुना होगा, पद्मश्री अशोक चक्रधर जी उनके पूज्य पिताश्री। अशोक चक्रवर्ती जी की। वाह, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी थे राधेश्याम जी प्रगल्भ, उनकी दो पंक्तियां हैं जो हर नौजवान को याद रखनी चाहिए, आपको भी याद रखनी चाहिए। जितने बच्चे इस काम में लगे हैं, इस पूरी शूटिंग में, जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, जो इस पॉडकास्ट से जुड़ेंगे, उन सबको जीवन की आचार संहिता बना लो कि दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, चैन नहीं मिले तुम्हें रात के अंधेरे में। सिर्फ 2 लाइनों में। दिन के उजेरे में ना करो कोई ऐसा काम, चैन नहीं मिले तुम्हें रात के अंधेरे में, और रात के अंधेरे में ना करो कोई ऐसा काम, मुंह जो छिपाना पड़े दिन के उजेरे में। क्या बात है। तो व्यक्ति को अपना जीवन इस आधार पे जीना चाहिए, यही कविता का संदेश है। कवि एक एक पंक्ति में पूरा जीवन कह देता है, और मैं केवल अपने आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से नौजवान बच्चों से एक ही बात कह रहा हूँ कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। हमारी सेना पर हम गर्व करते हैं, पूरी दुनिया में सेना में लोग भर्ती होते हैं वेतन के लिए। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर लोग सेना में भर्ती होते हैं वतन के लिए। ये कितना बड़ा भाव है इस देश का। है, बिल्कुल है, इस मामले में तो कोई दो राय नहीं। मैं 1 मिनट की आपको घटना सुनाऊं, सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। 19 साल का बच्चा एक किसान का भर्ती हुआ सेना में, 22-23 साल का हुआ, छुट्टियों में आया तो माता पिता ने सगाई कर दी। सगाई करके लौटा तो कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में उसकी ड्यूटी लग गई, और उसको वहां पे लगा कि यार मैं शायद हो सकता है वापस नहीं लौटूं। तो जिस बच्ची से उसकी सगाई हुई थी, उसको एक वहीं से उसने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में केवल 2 पंक्तियां लिखी। आप अभी पूछ रहे थे ना कि नौजवान ऐसा कर रहे हैं, नौजवान इस देश में क्या कर रहे हैं, हमारी मीडिया, सोशल मीडिया इस चीज को बताती नहीं है। उस बच्चे ने केवल 2 पंक्तियां लिखी उस बिटिया को कि यूं तो तुम्हारे इश्क पर सारा जहां कुर्बान है, पर मादरे वतन पर अपना इश्क भी कुर्बान है। क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। ऐसे बच्चे हैं दूसरे देश के पास। तो मैंने देश के बच्चों के लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है, क्षमा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त होके जैसे परवाना चल देता है, सीमा क्या सिपाही जब देश की पुकार सुन, गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपके शब्दों से कितने ही लोगों को इंस्पायर करेंगे। आपके देश, आपके प्रदेश के अंदर में भी हम आपकी बात बेहतर तरीके से पहुंचा पाएं। पूरे व्यक्तित्व को जो आपने जिया है बहुत अद्भुत है, और इससे शायद हम दोनों मेरे चैनल के माध्यम से किसी की जिंदगी में कुछ पल के लिए भी अगर फर्क ला पाए तो हमारा ये पॉडकास्ट सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करने में। हाँ। मेरी भी सूरत की यात्रा खूबसूरत बनी आपसे बात करके। चलिए।